विशु, अभी आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो कितनी है? अराउंड 1500 करोड़। हर साल आप कितना अर्न कर रहे हैं? अभी कंपनी अर्न कर रही है 130 करोड़। कूलिंग पूरी गांव के अंदर ही हुई है। गांव और जो खेत था उसके बीच का डिस्टेंस था कुछ अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो ओके। रोजाना अप डाउन लाइक वो पैदल जाना और राजस्थान की गर्मी लाइक वो आज भी मेरे को दिन याद आते हैं। जब मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में था तो ये स्टार्टअप वाला कीड़ा लगा था फिर। और उस टाइम मैंने बाद में लोन लिया कि यार यहाँ पे 30,000 पर सेमेस्टर की फीस है, तो मैंने 3 लाख या 4 लाख का लोन लिया। तो कॉलेज के बाद मैंने वो फाइनली डिसीजन वही लिया कि यार मैं स्टार्टअप ही करता हूँ। तो 2012 के अंदर जोधपुर के अंदर ही चालू किया एजुकेशन स्पेस में। इजी प्रेप नाम था। इजी प्रेप। हाँ, ऊपर भी उस टाइम स्टार्ट हुआ था, बायजू भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था सेम फील्ड के अंदर। और उन्होंने काफी स्किल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनका ये काफी आगे थे और हम काफी लाइक ऐसे स्ट्रगल कर करके रेवेन्यू थोड़ा धीरे 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 से बढ़ा रहे थे। इजी प्रेप को टॉपर ने खरीदा, फिर बायजू ने टॉपर को खरीद लिया। अभी जो है बायजू की हालत खराब है। और बायजू की हालत खराब है। तो इसमें आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा एज एन एंटरप्रेन्योर। तुम फंस गए उस फंड रेज वाले साइकिल में, फंस गए उस रेवेन्यू के टारगेट्स के अंदर। ये फाउंडर वाली जर्नी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक वेरी पीपल डिफिकल्ट। डोंट अंडरस्टैंड दैट। स्टार्टअप इज द मोस्ट रिस्की थिंग। आई विल से कि 100 में से एक या दो ही सक्सेस होते हैं, बाकी सारे जी। फेल होते हैं। तो लाइक वीडियो एंड टेक्स्ट फोर्स यू टू सिट डाउन एंड कंज्यूम द कंटेंट, एंड ऑडियो गिव्स यू फिजिकल फ्रीडम। तो ये कनेक्ट होने के बाद में आई गॉट एक्साइटेड कि यार ये तो तगड़ी चीज है, तो मचाऊ हो सकती है। 2018 के अंदर टॉपर छोड़ा और इसके अंदर लग गया। लॉन्च किया था तब ऐसे लग रहा था कि आप फेल ही देंगे अब तो अब की बार तो, लाइक लेकिन विद इन 1 मंथ रियलाइज किया तो काम नहीं कर रहा। अभी आपकी फेवरेट बुक्स क्या है? अल्केमी बुक है रोरी सुतरलैंड की। दिस बुक। या दिस इज द बुक। तो अभी जैसे आप जर्नी में काफी आगे हैं, तो आपको क्या लगता है गीगल क्या गलती कर रहे हैं? ओके, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है लालचंद बिसु, जो कि सीईओ और फाउंडर है कुकू एफएम के। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा नाम है और आई होप हम सब उसको जानते होंगे। और बिसु की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आई होप इस पॉडकास्ट से हम बहुत कुछ सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिसु, अभी आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो कितनी है? अभी हमारी कंपनी की वैल्यू है अराउंड 1500 करोड़। ओके। और हर साल अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं? अभी कंपनी अर्न कर रही है अराउंड 130 करोड़। तो अभी इससे पहले कि हम आपके स्टोरी में आगे जाएंगे, एग्जैक्टली आपने क्या किया, आपकी जो बिगनिंग्स है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब पूरी इंडिया में जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो अपने बारे में आप बताओगे कि आप कहाँ से हो और कैसी आपकी शुरुआत हुई, आप कैसे थे, पेरेंट्स क्या करते थे, एंड सो ऑन। हाँ, तो मेरा पूरा बचपन गया है राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है बठोट। जी। वहां पे मैं पैदा हुआ। और वहां पर भी एक इस गांव के भी लाइक बाहर रहते थे हम, गांव के भी अंदर नहीं रहते थे। गांव के भी बाहर एक ढाणी बोलते हैं हम, जो खेतों के ओके। अंदर जो खेती करता है ना उसमें जाके तुम रहने लग जाते हो, तो उसको ढाणी बोलते हैं राजस्थान में। ओके। तो पूरा मतलब वहीं पे बचपन निकला है। और स्कूलिंग पूरी गांव के अंदर ही हुई है। तो वो गांव और जो खेत था उसके बीच का डिस्टेंस था कुछ अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो ओके। रोजाना अप डाउन लाइक वो पैदल जाना और राजस्थान की गर्मी लाइक वो आज भी मेरे को दिन याद आते हैं। तो एकदम धूल भरा रास्ता होता था लाइक उस टाइम। 1995 के बाद स्कूलिंग चालू की थी, तो उस टाइम तो पूरे के पूरे रास्ते भी बहुत खतरनाक होते थे और वो गर्मी होती थी। गर्मियों में स्कूल चालू होती थी 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 1 बजे जब तुम वापस घर आ रहे हो तो बहुत ही तब तो खतरनाक लाइक सर के ऊपर इतना सूरज है। खतरनाक गर्मी कि तुम यू कांट इवन इमेजिन। तो वहां से वहां से बचपन याद आ रहा है कि कैसे स्कूलिंग चालू हुई थी। और 10th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा था, उसके बाद में स्कूल नहीं थी। तो टेंथ आ, तक आपका हिंदी मीडियम था? हिंदी मीडियम था मेरा, 12th क्लास तक हिंदी मीडियम था। ओके। इवन जेई भी मैंने हिंदी मीडियम से ही दिया है। तो जी। बीइंग इन ए विलेज और विलेज के भी बाहर और गांव में पढ़ाई किया 10th तक, तो 10th तक मैं मारवाड़ी ही बोलता था। मतलब हम शेखावटी बोलते हैं उसको, मारवाड़ी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है वो। ओके। अ, और हिंदी भी नहीं बोलते थे। हिंदी में मूवीज देखते थे लेकिन बोलते नहीं थे, क्योंकि तुम गांव में सबसे बातें कर रहे हो तो तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में ही लैंग्वेज है। बात करोगे। 10th के बाद में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सीकर आने की। ओके। वो भी एक अच्छा डिसीजन था कि यार मैंने साइंस चूज किया। तो मेरा थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड इज लाइक आई विल से पिताजी खेती करते हैं, जी। मम्मी हाउसवाइफ है।
तो उतना सॉलिड नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। तो एवरी स्टेप के लिए सोचना पड़ता है कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो हम्म। 10th के बाद वो क्रिटिकल डिसीजन होता है कि यार मैं साइंस लूं या नहीं लूं, क्योंकि तुम साइंस ले रहे हो तो कॉस्टली है। उस टाइम के हिसाब से बहुत कॉस्टली और वी कांट अफोर्ड इट वाला रेंज में था। बट हम्म। समहाउ मैं 10th के अंदर थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, और हम्म। मेरे एक टीचर ने हेल्प कर दी कि यार तुम्हारा 11th 12th मैं फ्री में करवा दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा। और उन्होंने बोला कि यार मैं 11th 12th फ्री करवा दूंगा, और तुमको लेकिन बस का किराया देना पड़ेगा। लाइक बस जाती थी हमारे गांव से स्कूल के लिए, और हम्म। कुछ अराउंड 25 किलोमीटर दूर है। डेली का अराउंड लाइक 1 घंटे से ज्यादा जाना और 1 घंटा आना, लाइक 2 ढाई घंटे पूरा बस के अंदर होता था। तो बस का किराया मैं देता था, बाकी उन्होंने फ्री करवा दिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बोला तो मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आया कि यार चलो कॉस्टली होगा लेकिन 11th 12th तो हो जाएगी, और बाद हम्म। में थोड़ा मेहनत करके आगे का भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आई टुक द डिसीजन। फैमिली वालों ने तो बोला था कि मत करो, ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन दैट वाज माय डिसीजन कि यार मैं कर लूंगा, मेरे को सपोर्ट हम्म। मिल रहा है। उसके बाद में 11th 12th की सीकर से, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने कुछ लोगों को देखा हिंदी, मतलब हिंदी में बात करने की मजबूरी है कि अब तुम हिंदी में ही बात करो, क्योंकि उनको मारवाड़ी नहीं बोलो। आती है। तो जी। लेकिन दैट वाज इजी, क्योंकि तुम मूवीज देखते हो, पढ़ाई भी पूरी हिंदी में हुई है, तो दैट्स इट वाज इजी कि यार तुम हिंदी में बात कर सकते हो। और उसके बाद में 11th जब फाइनल लाइक एग्जाम लग रहा था, तब पता चला कि यार देयर इज ए एग्जाम जेई, जो लाइक साइंस मैथ्स अगर तुमने ले रखा तो तुम एक एग्जाम दे सकते हो जेई, और उसके बाद में तुम इंजीनियर बनते हो। एंड जेई इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। हाँ। और वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो मेरे साथ में जो एक लाइक 11th क्लास में अब दोस्त बन गए थे सीकर वाले, तो कुछ दोस्त थे वो ट्यूशन करने जाते थे शाम को स्कूल के बाद में। तो वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक क्लास के अंदर बैठा बैठा कुछ कुछ क्विज ऐसे निकालता रहता था वो, क्योंकि वहां से वो जो क्वेश्चन शीट मिलता था वो करते रहते थे वो। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि यार मैं इसके लिए कोचिंग कर रहा हूँ, हम्म। और ये एक एग्जाम होती है, और इसके बाद में तुम आईआईटी में जाते हो, और लाइक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होती है। लाइक उसने हम्म। एकदम उसके लिए तुम्हें कोचिंग करना ही पड़ता है, वरना तुम नहीं कर पाते हो। और लगभग इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं और इतने उनका सिलेक्शन होता है, उसने पूरा आइडिया दिया। तो फिर मैंने उससे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि यार तुम क्या ये मेरे को तुम जो सीट कर रहे हो ये दे सकते हो क्या। तो उसने मेरे को वो सीट क्या, हाँ हाँ ले जा। तो मैं लेके गया घर पे, और उस सीट में जब वो क्वेश्चंस करने बैठा तो पता चला कि यार नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है ये। तो लाइक मैं जो 11th 12th में पढ़ रहा हूँ दैट इज वेरी इजी। हाँ। उसमें से कुछ मैंने लाइक उसमें कुछ 30 40 क्वेश्चंस होंगे, लाइक उसमें से मैं कोई 2 या 3 ही कर पाया, बाकी कर ही नहीं पाया। लेकिन वो 2 3 करने के बाद में जो फील आया ना कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक मेरे को तो दिमाग करना है लगा ये। इसमें। लाइक वो हाँ वो होता है ना कि वो एक यार हाँ ये तो तगड़ी चीज लग रही है, कुछ तो मजा आने वाली है। तो हम्म। मैंने भी थोड़ा डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को भी करना तो है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक मैं तैयारी तो करूंगा इसका। तो 12th क्लास के अंदर बाद में आई कुछ कुछ बुक्स खरीदना स्टार्ट किया। कोचिंग तो नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तो गांव के अंदर से अप डाउन कर रहा था बस के अंदर। तो मैंने वो H.C. वर्मा की फिजिक्स की बुक खरीदी, ये सारी बुक्स खरीदी, और बाद में पढ़ना स्टार्ट किया कि यार थोड़ा सा इसके लिए अलग तो पढ़ना पड़ेगा। वहां से थोड़ा थोड़ा ये जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। और मैंने बुक्स भी बाद में इंग्लिश में खरीदी थी, H.C. वर्मा इंग्लिश बुक। लेकिन वहां हाँ। से कंफ्यूजन चालू हो गया कि यार अब मैं इंग्लिश में एग्जाम दूं हिंदी में एग्जाम दूं। इंग्लिश तो मैं पढ़ रहा था पहली बार लाइफ के अंदर कि यार हम लोग पहले ही पढ़ा, लेकिन तुम एक्चुअली एग्जाम देने के लिए तुम प्रॉपर उसी के अंदर पढ़ रहे हो, दैट वाज फर्स्ट टाइम। फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरे को एग्जाम तो हिंदी में देने, क्योंकि मैंने लाइक मैं पढ़ लूंगा स्लो स्लो, लेकिन अगर दिमाग फास्ट काम करना तो एग्जाम हिंदी में ही दूंगा। तो शायद क्योंकि आज तक का फ्लो बना हुआ है हिंदी में पढ़ने का, तो हिंदी सिलेक्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने 12th के बाद में 1 साल कोचिंग भी किया। वो भी मेरा कोचिंग लाइक पहला साल ही था उनके लिए भी, उनका पायनियर बैच था। तो वो चालू कर ही रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम आ जाओ, मैं तुमको फ्री में पढ़ा देंगे। तो वहां पर भी मेरा फ्री हो वाह। गया। तो यार मैंने बड़े बोला अच्छे ये लोग हैं वहां सही के तो। है। ये भी सही है। तो बाद में मैंने सीकर पहली बार लाइक वहां पे रूम लेके पढ़ना स्टार्ट किया और कोचिंग की तैयारी की। और वहां से मेरा आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हो गया था। फिर जेई के अंदर सिलेक्शन हुआ, फिर मेरे को आईआईटी जोधपुर में मिल गया था। बाय द वे, जिस स्कूल के अंदर मैं गया था उस टाइम, वहां पर मैं जिस साल पढ़ रहा था उस टाइम बच्चे थे उनके पास में 2800 बच्चे थे, like पूरी स्कूल के अंदर। बहुत। आज उसी स्कूल के अंदर कुछ 50,000 से ज्यादा बच्चे 50,000 एक स्कूल में? एक स्कूल के अंदर। और बाद में जिस कोचिंग में गया जिनका पहला साल था उस टाइम उनके पास 500 बच्चे आए थे, आज हाँ। उनके पास 30,000 से ज्यादा बच्चे। ये तो मेरे को लग रहा है कि कुकू एफएम जितना ही बिजनेस कर रहा होगा ये भी। बहुत बड़ा है, कोको एफएम से बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे। और आधा तो आपका नाम देते होंगे। नहीं, अब मैं आई डोंट थिंक, अब तो बहुत ही बड़े लोग हैं वो, मेरा नाम तो क्या ही लेते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत शायद लिया होगा,
तो वहां से बाद में आईआईटी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ। आईआईटी जोधपुर में भी पहला बैच था मेरा, 2008 में ही आईआईटी जोधपुर चालू हुआ है, तो वहां पर भी ओके। फर्स्ट बैच में गया मैं। तो आईआईटी जोधपुर का फर्स्ट बैच था, तो कैंपस नहीं था, तो हमको आईआईटी कानपुर में भेजा गया। तो फर्स्ट 2 ईयर में आईआईटी कानपुर में था, और उसके बाद में हम जोधपुर गए। तो उसका फायदा ये हुआ कि पहला बैच था, तो तुम्हें सारी चीजें 0 to 1 करनी थी। लाइक यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग, इवन तुम लाइक इवन एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे लैब बनाना हो गया, क्लास लाइक तुम्हारी सारी एक्टिविटी बनाना हो गया, और बहुत सारे कॉलेज में फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, चाहे कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया, सारी चीजें तुम्हें खुद को नाम से लेके सब कुछ की कौन करेगा, कैसे करेंगे, दूसरे कॉलेज वाले कैसे कर रहे हैं, हमको टेक फेस्ट स्पॉन्सरशिप का कैसे नाम क्या होगा? मिलेगी। हाँ, तो वो सारी हम्म, चीजें लाइक वो 0 to 1 का डीएनए, लाइक वो पहली बार था आ कि यार गया। अच्छा तुम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो, तो ऐसी चीजें दिखती है, लाइक कुछ भी नहीं होता। लाइक तुम हम्म, जस्ट हाँ ये चीज करनी है, वहां से स्टार्ट करते हो, फिर लोग इकट्ठा होते हैं, तुम्हें बजट मिलता है, चाहे स्पॉन्सरशिप हो या कॉलेज से मिल रहा हो, फिर तुम धीरे धीरे वो एकदम प्रॉपर शेप में भी आ जाता है। हम्म। तो ये था। उसके बाद में जब मैं 3rd ईयर 4th ईयर में था, तो ये स्टार्टअप वाला कीड़ा लगा था। फिर तो उस टाइम एक्चुअली ये मैं 2008 में आईआईटी जोधपुर में गया था, और 2012 में पास आउट हुआ था, तो ये 2010-11 की बात। तो 10-11 के अंदर ये सारे फ्लिपकार्ट ये कंपनीज एकदम वो होता है ना, बजवर्ड क्रिएट होना शुरू हो गया था कि यार इंडिया के अंदर भी इंटरनेट कंपनीज मचाना बड़ा शुरू काम कर हो रहा दिया है। है। और पहली बार हमने भी ऑर्डर किया था कि यार फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर आ रहा है, और वो वाह वाली फील थी। और सेम टाइम 2010 के अंदर ही फेसबुक लाइक इंडिया के अंदर एडॉप्शन बढ़ा था। मेरे को याद है मैंने भी 2010 के अंदर ही लॉग इन किया था हम्म, फेसबुक के अंदर। और वो 2010 वाला एक पीक टाइम था स्टार्टअप्स के लिए, और वो उसी हम्म, पीक टाइम के अंदर मैं भी उसके अंदर घुस गया था कि यार ये एक तगड़ी चीज है, और तुम एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पेक्ट कर सकते हो, और तुम लाइक इतना, वो बहुत ही थ्रिल वाला फील था कि यार ये तगड़ी लगी, करना है तो ऐसा करना है कि यार लेकिन हम ऐसे मिलियंस ऑफ लोगों तक तुम इम्पेक्ट पहुंचा दो। तो वहां से आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंटेंट कि यार ये होता क्या है, लाइक कंपनी चालू कैसे होती है, मतलब आइडिया कहाँ से आता है, तुम हम्म। बनाते कैसे हो, लाइक ये सारा यूट्यूब पे तो जितना मिला वो पढ़ना स्टार्ट अच्छा। किया। वो सेम टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग बायोग्राफीज। तो मेरे को हम्म। याद है कि पहली बायोग्राफी मैंने जो पढ़ी थी वो रिचर्ड विंग्स ऑफ ब्रांसन फायर। की पढ़ी थी, वो जो वर्जिन अच्छा, रिचर्ड का बेंसन। फाउंडर है। उसके बाद वो में भी। मैंने स्टीव जॉब्स की पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने एलन मस्क की बहुत पुरानी बायोग्राफी है, मैंने उस टाइम पढ़ी थी जब उनके खुद हम्म, का, एलन मस्क की वर्थ अराउंड 1 या 2 बिलियन के आसपास थी, लेकिन उनकी एक हम्म, बायोग्राफी एग्जिस्ट करती थी, वो पढ़ी थी वो। उसके बाद मैंने कुछ 10 या 11 बायोग्राफीज पढ़ी होंगी, 2-3 इंडियंस की। लेकिन वहां हम्म। से वो काफी लाइक वहां बायोग्राफी से आई कनेक्टेड कि यार कैसे बिजनेस बनता है, कैसे माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रगल्स भी आते हैं, लाइक आई काइंड ऑफ रेडी कि यार ये तो आने वाला है, लाइक तुम एक्साइटेड हो, बहुत ही थ्रिल वाली चीज है, लेकिन ये मजे के साथ में लेकिन तो लोगों की लाइफ में अप डाउन बहुत आते हैं, और डाउन से ज्यादा बहुत ज्यादा आते हैं। और ये फायदा होता है ना इसका कि मतलब आपको ये नहीं होगा कि आप बच जाओगे प्रॉब्लम से, सिर्फ पता होना भी प्रॉब्लम का मतलब आप यस, सिर्फ उसको वो कर का जाते हो कि आप यस, तुम मसल्स प्रिपेयर रहते साइट हो। पर बन जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि होना ही हाँ। आगे खड्डा है तो ऐसे ही गिरा भी था और दोबारा से ऐसे ही होगा, ऐसे ही उठोगे और ये चीज फटेगी, तो वो वाली चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। यस यस, तो और तो उस जब मैंने आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लिया था, अब उस हम्म, टाइम मैंने बाद में लोन लिया कि यार यहाँ पे 30,000 पर सेमेस्टर की फीस है, तो मैंने 3 लाख या 4 लाख का लोन लिया था, लाइक पूरा खर्चा निकालने के लिए। हम्म, अब मेरे पास वो क्रिटिकल डिसीजन था कि अब तुम्हारे पास लोन भी है, तो तुम्हें स्टार्टअप का हम्म, कीड़ा भी लग गया है। लेकिन समहाउ लाइक काफी ऐसे स्केरी सिचुएशन होती है कि यार तुम लोन भी तो चुकाना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करोगे, तो तुम जॉब करके बाद में कर लो। दैट वाज इजी हम्म। पाथ। और दूसरे पाथ जो मेरे को एक्चुअली करना था, लाइक वो मन से आवाज आ रही थी कि मेरे को स्टार्टअप ही चालू करना है, लेकिन समहाउ लाइक जब से मैं घर से निकला हूँ 10th के बाद में जो भी डिसीजन लिए वो समाव खुद से लेता हूँ, वो खुद से दिल की आवाज ही सुनी है, तो वो एक। और जब जोधपुर में भी जो 0 to 1 किए उसके अंदर भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स किए थे, तो वहां पे भी काफी वो डीएनए बन गया कि यार ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। तो समाव मैंने वो ऑलवेज शुरुआत से रही है कि यार गट फील ही सुनना है। तो आई टुक द डिसीजन, क्या मेरा मन ये कर रहा तो मैं करूंगा, अगर एकदम वर्स्ट सिचुएशन आ गई तो जॉब तो कर ही लूंगा, लाइक। मेरे को ये समझ आ रहा है कि अंकल आंटी ने भी मतलब काफी ऐसे होंगे कि यार कर ले जो तूने करना है, हाँ, उन्होंने उन्हें एक्चुअली ओपन 10th छोड़ा के होगा बाद आपको। में हाथ खड़े कर देते कि यार इसके बाद में हमको कुछ समझ में नहीं आता, अब तेरे को जो मन करता है वो तू कर। तो जो कि मेरे बहुत पापा बड़ी बात थी। 4th तक 5th तक पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा फ्रीडम दिया कि यार तुम्हें जो करना है, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। और वो somehow तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि यार बकवास डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो मन कर रहा है वो तो करते हैं। और ठीक है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बार मन कर रहा है वो करके तो देख लेते हैं। वर्स्ट सिचुएशन यही है कि जॉब करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल बाद में चालू करोगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, वो कर लेंगे। आपके ब्रदर सिस्टर हैं? हाँ, हम चार। आप बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ।
फिर आपके ऊपर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब बड़े पे तो है ही है हाँ मतलब वो, लेकिन मम्मी पापा ने काफी अच्छे से हैंडल कर रखा है, मेरे को कभी वो फील नहीं होने दिया कि यार तुम ये भी करना है। कि नौकरी अ, कर, छोटे भाई बहन है, अरे वो वो थोड़ा नहीं बोला? राजस्थान के अंदर काफी अलग ही डायनेमिक्स होती है, लाइक थोड़ा फैमिलीज काफी कंजर्वेटिव होती है। तो मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बाद मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उसके बाद मेरा छोटा भाई है। तो सबसे पहला जो राजस्थान का कंजर्वेटिव पार्ट आता है वो शादी वाला आता है, कि यार छोटी हम्म, उम्र के अंदर ही शादी कर देते हैं। हम्म। तो मेरे को वो भी याद आ रहा है कि लाइक एक मेरा कजन भाई है जिसका जो जब वो 6th क्लास में था तब उसकी शादी हो गई थी, तो मैं 4th क्लास में था। तो 6th मैंने, क्लास में? हाँ वो 6th क्लास में था, मैं 4th क्लास में था, तो उसकी शादी हो गई थी। लेकिन मैं 8th क्लास में जब आया तब तक मेरे घर वाले भी रेडी होने लग गए थे कि अब शादी कर देते हैं, लाइक वो वाला माहौल। ये गांधी जी वाला था, जैसे कि पहले करवा के मतलब फिक्स होती थी, लेकिन होती तब थी जब एज आप ये अचीव कर नहीं नहीं लेते, नहीं, तब तो लाइक ये वो वाला कर ही देते पार्ट, थे। ये वो अलग चीज होती है, लेकिन ये ओके। 6th वाला ये प्रॉपर शादी, लाइक वैसे ही है छोटी उम्र के अंदर। अब तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया, लेकिन हाँ घर वाला वो माइंडसेट ऐसा ही था कि यार जब 8th 10th तक होगा तब शादी कर देंगे। मतलब 12-13 साल में शादी? हाँ मतलब तुम 8th क्लास में हो तो मोटा मोटा 13 14 साल के हो, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो। उन्होंने मेरे को डालना, प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था कि यार अब तो शादी करेंगे तुम्हारी, लेकिन somehow वो कभी वो होता ना कि यार ये मेरे को खुद का करना है, लाइक वाला वो वाला पार्ट, वो मेरे को पढ़ने में भी वो थोड़ा अच्छा मन लगने लग गया था 8th 9th क्लास तक। पहले तो नहीं लगा था, लेकिन बाद में मन लग गया था। तो somehow मैंने ऑलवेज वो पूछी कि नहीं नहीं मेरे को तो नहीं करनी, और उसमें टीचर्स ने भी हेल्प की कि यार हाँ तू, तेरे को थोड़ा पढ़ना चाहिए आगे, तो लाइक शादी बाद में ही हो जाएगी। तो उन्होंने घर वालों को भी समझाया, तो वो समझ गए थे। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो उन्होंने मेरी सिस्टर की शादी कर दी थी, जो मैं एकदम छोटी है। तो उन्होंने समहाउ मेरे को स्किप कर दिया, लेकिन बाद में कि सिस्टर की शादी कर दे। तो वो मेरे से 2 साल छोटी है, तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, हाँ, उसकी हो गई। वो हाँ, 4th ईयर में मेरी उससे छोटी सिस्टर की शादी कर दी, तो वो और चालू रहा। लेकिन वो समहाउ मेरे को वो उतना फील नहीं होने दिया कि यार तेरे को करवाना है ये सारा काम। तो दैट वाज ए गुड पार्ट फॉर मी कि यार हाँ मेरे पास इतना भी नहीं आया था कि यार हाँ तुमको अभी तो करना हो चुकी पड़ेगा। है आपकी मैरिज ना? अभी मेरी लास्ट ईयर हुई। अच्छा, वो 22 पर में? घर वालों ने बाद में हाथ खड़े कर दिए थे कि यार नहीं अब तू तू ही ढूंढ ले। तू सुनेगा तो ही नहीं हमारी। तो हाँ, तो समहाउ लाइक बिजनेस। थोड़ा सा घर वालों का साथ रहा है कि यार एक तो उन्होंने फ्रीडम दिया है, दूसरा घर के ऊपर इवन लाइक राजस्थान फैमिलीज में ये सारी चीजें होती है, तो वो भी मेरे को कभी फील नहीं होने दिया प्रेशर कि यार तेरे को भी इसमें कंट्रीब्यूशन करना है। इवन लाइक शादी भी करवाई थी उन्होंने मेरी 2 छोटी सिस्टर्स की। तो कॉलेज के बाद मैंने वो फाइनली डिसीजन वही लिया कि यार मैं स्टार्टअप ही करता हूँ। वर्स्ट केस में मैं आफ्टर 1 ईयर में वापस जॉब करना स्टार्ट कर दूंगा। दैट वाज माई बड़ा डिसीजन कि यार एकदम वर्स्ट केस आ गया तो आई विल स्टार्ट माय जॉब आफ्टर 1 ईयर। तो 2012 के अंदर जोधपुर के अंदर ही चालू किया, एजुकेशन स्पेस में, इजी प्रेप नाम था। इजी प्रेप। हाँ। हाँ, तो एजुकेशन स्पेस में था। इसका आइडिया भी आई विल से कि मेरा एक्सपोजर लाइक गांव से लेके कॉलेज के 4th ईयर तक, आई विल से सबसे ज्यादा लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सबसे ज्यादा एक्सपोजर पढ़ाई। एजुकेशन के साथ ही होता है। हम्म, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी है इंडिया का। अगर तुम हम्म। कॉलेज से पास आउट जितने भी लोग हैं उनके आइडियाज देखोगे तो मोर देन 50% वो एजुकेशन के ही होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर होता ही नहीं कुछ और। और किया क्या हम लोगों ने? और हम तो लाइक एटीन। वो बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब तुम हाँ, बाहर रियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है एजुकेशन के अलावा, उनका पता ही नहीं है। अलग हो और जाता है, हम रियल लाइफ से ना बिल्कुल डिविएट कर जाते हैं। यस यस यस, ये मेरे को अपने एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो मेरा भी एक्सपोजर वहीं था, तो आई कनेक्टेड द डॉट्स कि यार यहाँ मेरे को प्रॉब्लम्स आई, तो इसको तो इंटरनेट के थ्रू फिक्स कर सकते हैं। तो आई डिसाइडेड कि यार एजुकेशन के अंदर क्वालिटी थोड़ा फिक्स करते हैं, इंटरनेट में तुम क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हो। तो वहां पे आप तो क्या तैयारी करवाते थे? आईआईटी की तैयारी? मैथ्स बेस्ड हाँ लाइक केमिस्ट्री? ये मोटा मोटा पहले करियर काउंसलिंग से स्टार्ट किया, देन आई डिड 11th 12th क्लास जेई नीट वाला पार्ट। आपके साथ कौन कौन था फाउंडर? तो पहले स्टार्ट मैंने अकेले नहीं किया था, और फिर एक मेरा जूनियर है वो साथ में आया, फिर 2 3 लोग और साथ में आ गए। तो पहला लाइक पहले 2 साल 2012 और 13 के अंदर हम 2 जने थे, मैं और मेरा जूनियर विवेक। उसके बाद में विनोद अंकित और इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। तो ओके। 2015 तक उसको चलाया, बूटस्ट्रैप रेवेन्यू भी आना स्टार्ट हो गया था। तो स्टार्टिंग में आपने वेबसाइट बना दी थी कि पहले ऐसे बोला कि वेबसाइट चलो बनाई थी, ऑफलाइन वेबसाइट। तो उस डायरेक्टली? टाइम 2012 के अंदर इंडिया में इंटरनेट यूजर्स ही कुछ 50 60 मिलियन होंगे। क्योंकि इस टाइम मेड इजी का अगर आपको याद होगा, तो इनका भी पहले उन्होंने, जैसे वो सिविल इंजीनियर थे आईएएस, तो उन्होंने 12-13 बच्चे पकड़े नौकरी छोड़ के आईएएस का, क्योंकि ब्रांड नेम आ गया आईएएस का, फिर उनको पढ़ाया, फिर उसके बाद तो अब लाइक काफी बड़ा नाम ही है। मतलब किसी को भी गेट वगैरह इसकी तैयारी करनी है तो वो यही करते हैं। मुझे लगा ये वाला मॉडल भी
मगर आपने ज्यादा ऑनलाइन ही सोचा कि ज्यादा शुरू में स्केलेबिलिटी करनी है। हाँ, वो मोटा मोटा जब आइडिया सोच रहा था और बुक्स पढ़ रहा था, वो सारी चीजें रिलेटिव ऑनलाइन होके आ क्या रहा था। इंटरनेट के ऊपर ही कुछ करते हैं वाला वो एक्साइटमेंट आ गया था कि इंटरनेट इज द नेक्स्ट थिंग। और उस टाइम इंटरनेट का जो स्पीड है वो कम था। बहुत कम था, मैं बता रहा हूँ 50-60 मिलियन ही इंटरनेट यूजर्स थे, और मोस्टली वो थे या तो तुम लैपटॉप पे यूज करो या एकदम वो हैंडसेट के ऊपर वो ई वाला नेटवर्क आता था तुम्हारा। तो हमारी टीम बहुत छोटी थी, 12-13 लोगों की हम्म, टीम थी, जिसके अंदर हम खुद काम कर रहे थे स्कूल्स के साथ में, और एक हम्म, हमने पाली का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी उठाया था उस टाइम। काफी हाइब्रिड मॉडल हो गया था ये, ऑफलाइन ऑनलाइन। ओके। तो वेबसाइट के ऊपर आके तुम क्विज भी दे सकते हो, तुम स्टडी मटेरियल भी कंज्यूम कर सकते हो, के अलावा कुछ ओके। कुछ कैरियर वाला भी था। लेकिन हम्म, अब ऑनलाइन बहुत ही कम लोग आते थे, जब चालू किया तब हम्म, पता चला कि ऑनलाइन उतने लोग नहीं आ रहे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो हम्म, देन वी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स, और उसके साथ पार्टनरशिप करना शुरू किया कि हमारे पास जो क्विज है वो तुम ऑफलाइन दिलवाओ चाहे, क्योंकि इनके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे क्विज को लेके बाद में तुमको एनालाइज करके बता देंगे कि यार कहाँ पे तुम स्ट्रांग हो, कहाँ पर वीक हो। क्योंकि तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना इनको भी आई थी, जो ग्रो के फाउंडर हैं, तो उनका पहला स्टार्टअप स्टडी से रिलेटेड ही था। मगर ये टीचिंग कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये क्या करते थे, पेन ड्राइव में वो डाल के फिर देते थे। हम लोग तो ये वही था हैक कि ही मारने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट यूजर्स हाँ, है नहीं, है ही तो नहीं, तुम कुछ बना लोगे तभी और महंगा इतना डिस्ट्रीब्यूशन। था। हाँ, बहुत महंगा था वो। यस यस यस। फिर अभी आपने ये चीज कर लिया है, तो कहाँ तक आपने इसका रेवेन्यू पहुंचाया? इसका रेवेन्यू बहुत ही कम था, आई विल से कि अराउंड 10-15 लाख पर मंथ का रेवेन्यू पहुंचा होगा उस टाइम। दैट वाज द ओके। मिक्स हम लेके गए थे उसको। पीक में। और उसके बाद में 2015, तो ये करते करते थोड़ा थोड़ा से रियलाइजेशन आने लग गया था। इन इन 2012 में ये टॉपर भी उस टाइम स्टार्ट हुआ था, बायजू भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था सेम फील्ड के अंदर, और उन्होंने काफी स्किल करना स्टार्ट कर दिया था। टॉपर मुंबई से स्टार्ट हुआ था, बायजू बेंगलोर से स्टार्ट हुआ था, वी वर इन जोधपुर। और काफी बड़ा डिफरेंस आ गया था। लाइक ये उस टाइम तो तुम न्यूज पढ़ोगे, ट्रैफिक देखोगे, यही करोगे, उससे कंपेयर तो ये करोगे तो तो जे दिखेगा कर्व क्या। था। तो इनका ये काफी आगे थे, और हम काफी ऐसे स्ट्रगल कर करके रेवेन्यू थोड़ा धीरे 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 ऐसे बढ़ा रहे थे। हाँ, तो फाइनली थोड़ा वो फील आने लग गया था यार, कुछ तो हमको आता नहीं है शायद। कॉलेज के जस्ट बाद में चालू कर लिया, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है कि यार ग्रो कैसे करते हैं, या टीम कैसे हायर करते हैं, प्रोडक्ट कैसे हम्म, बनाते हैं, या फंड रेज कैसे, क्योंकि फंड रेज की भी न्यूज आने लग गई थी। टॉपर ने फंड रेज कर लिया, बायजू ने फंड रेज कर लिया। तो उसी टाइम टॉपर को भी पता चला कि यार यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जोधपुर से भी चालू कर रखा है। तो जिशान जोधपुर आए और हमसे मिले कि यार तुम भी ये काम कर रहे हो, मेरे को समझना है क्या कर रहे हो। और उन्होंने एक दिन हम्म, स्पेंड किया, और उसके बाद में इवनिंग के अंदर उन्होंने बोला कि यार तुम भी सेम डायरेक्शन में काम करो, तो व्हाई नॉट वर्क टुगेदर। और ये फील भी थी ओके। साथ में, तो दोनों के साथ वो डिसीजन वाज इजी किया, ठीक है साथ में काम करते हैं, वी ऑल्सो मतलब वांट टू कोई लर्न। कॉमन नेटवर्क नहीं था आपका? कॉमन फ्रेंड नहीं था, वो डायरेक्टली आ गया आपके पास? नहीं नहीं, कॉमन एक्चुअली वैसे नहीं था। तो हमारे सीए है, सीए का एक दोस्त था, वो ओके। उनका जिसान का फ्रेंड था, तो उन्होंने समहाउ बताया। तो दैट वाज काफी ऐसे से डॉट 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 जाके उनको पता चला। उनको पता भी होगा रेवेन्यू क्या है आपका? मतलब हाँ, उनको पता ही था वो ऐसे ही चलो, हाँ, वो तो लग जाता है। हाँ। हम्म, तो हम्म, ऐसे उनको पता चला, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर मिले हम। और फिर बात करने के बाद उन्होंने ऑफर किया कि यार साथ में काम कर लेते हैं। तो वी एक्सेप्टेड द ऑफर। तो इट वाज एक्वी हायर कि यार तुम आ जाओ, तुमको थोड़ा मनी भी दे दूंगा, और तुम साथ में आके काम करो। और हम मोर हमारा ऑफ ये हायरिंग ही था। एक्वी हायर, हाँ। तो हम्म, एक बार भी कर लिया और हायर भी कर लिया टीम को। और हमको लर्न मेरे को लर्न करना था कि यार मोटा मोटा सीखेंगे और यहाँ पर, और बाद में नया कंपनी चालू करेंगे। तो हम्म, ये माइंड सेट था। और 2015 में देन वी मूव फ्रॉम जोधपुर टू मुंबई। ओके। और उसके तो बाद इन्होंने में कितने में एक्वायर किया? बहुत ही छोटा अमाउंट था उस टाइम, 3 CR के आसपास। 20? 3 CR, 3 CR। अच्छा, 3 CR के आसपास, हाँ मतलब वो सब हाँ, में स्प्लिट हुआ? वो सब में स्प्लिट कर लिया हमने को फाउंडर्स के बीच में। हाँ, तो ओके। बहुत ही छोटा अमाउंट था। आई विल नॉट हाँ, से कि कोई बड़ा एग्जिट मिला था हमको। दैट वाज एक भी हायर, हमको एक ब्रिज मोर ढूंढना ऑफ था कि यार हायरिंग ही हमको और है। सीखना है, और उसके बाद में कुछ बड़ा बनाना है। तो कीड़ा जी। तो था दिमाग में। तो उसके बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। वी स्टार्टेड वर्किंग इन टॉपर, और साथ साथ में माइंडसेट वही था कि यार यहाँ आके सीखेंगे, और उसके बाद में नया कंपनी चालू करना है। और जिसान को भी हम्म, बता दिया था ये सेम चीज। तो टॉपर में काम करते साथ साथ में काफी आइडियाज एक्सप्लोर किए कि यार क्या कर सकते हैं, कौन सी नई प्रॉब्लम है। तो 2015 के अंदर एक पीक और आया था हाइपर लोकल का भी, तो वो भी आंखों के सामने सामने कि कैसे लोगों ने चालू किया, कैसे वापस भी बंद हो। पीक पूरा देखा आंखों के सामने। और उसके साथ साथ मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। तो मोटा मोटा ये तो सीख गया था कि यार पास वाली कंपनी और ये सब कुछ देख के ये तो है क्या, मेरे को करना तो B2C वाला ही काम है क्या, जहाँ पे आई कैन इम्पेक्ट मासेस। स्केल कर पाए। इवन वो काफी डिफिकल्ट एग्जीक्यूट है। होता है, बड़ा इतना इजी नहीं है, लेकिन वही करना है। B2B के अंदर तुम
इजीली रेवेन्यू बना सकते हो, काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बट आई वांट टू डू B2C वाला पार्ट। तो आइडियाज का फिल्ट्रेशन भी वैसे ही होने लग गया कि यार जो भी आइडियाज आ रहे हैं वो B2C और मासेज वाले आइडियाज आने चाहिए। तो काफी सारे आइडियाज एक्सप्लोर किए। एक एक्सेल शीट भी मैनेज करता था मैं, जिसके अंदर आइडियाज लिखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक और क्राइटेरिया ये भी लगा लिया था कि यार अब की बार जो स्टार्ट करेंगे ना, वो ऐसा बनाना है कि आई शुड बी द यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। लाइक हाँ लाइक कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसका वो सॉल्यूशन है, दैट शुड स्केल टू लाइक मिलियंस ऑफ पीपल। तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, क्या मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या मेरे सराउंडिंग में मेरे को क्या क्या इम्पेक्ट कर रहा है जो जिससे कोई आइडिया आ सकता है। तो काफी सारे आइडियाज लिस्ट किए। इन 2016 एक्चुअली ना, जो ऑडियो वाला जो जर्नी स्टार्ट हुआ था मेरा, 2016 में आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग पॉडकास्ट, मोस्टली इंग्लिश वाला। तो मैंने जो पहले बायोग्राफीज पढ़ी थी, काफी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और पॉडकास्ट भी मेरे को काफी क्लोजर लगा कि यार इसमें भी काफी लाइक तुम बहुत वहां पे भी वैल्यू है। मोटा मोटा तुम लाइक काफी नॉलेज ऐड होता है और यू कैन लाइक लर्न ए लॉट। और पॉडकास्ट भी मोटा मोटा काफी पैरेलल है ये। तो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग पॉडकास्ट। मेरे को याद है सबसे पहला मैंने वो नवल रविकांत और टिम फेरिस का पॉडकास्ट कंज्यूम किया था, फिर मैंने टिम फेरिस के और कंज्यूम किए, फिर मेरे को दो तीन और इंग्लिश के पॉडकास्ट चालू कर दिए। तो वो मिला। काफी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। एक साल के बाद डॉट कनेक्ट हुए कि यार ये कंटेंट कुछ अलग है। मैं इसको या तो मैं ऑफिस में आते टाइम सुनता हूँ, या मैं शाम को वॉक करने जाता हूँ तब सुनता हूँ। और मैं लाइफ में जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वीडियो या टेक्स्ट, वो मैं मोस्टली बैठ के ही कंज्यूम करता हूँ। तो ये कंटेंट थोड़ा तो अलग है, लाइक ये अलग ही टाइम जोन में आ रहा है। तो लाइक वीडियो एंड टेक्स्ट फोर्स यू टू सिट डाउन एंड कंज्यूम द कंटेंट, एंड ऑडियो गिव्स यू फिजिकल फ्रीडम। तो राइट। ये कनेक्ट होने के बाद में आई गॉट एक्साइटेड कि यार ये तो तगड़ी चीज है, तो मचाओ हो सकती है। दिस इज नॉट कंपीटिंग विद द स्क्रीन। तुम लाइक उसमें तो बैठ के कंज्यूम करोगे, बैठ के पढ़ोगे कुछ, बैठ के कुछ देखोगे। लेकिन ऑडियो तो तुम कम्यूट करते टाइम, रिपीटेटिव टास्क करते टाइम, वो करते टाइम, रेस्ट उस अगर टाइम आंख में। स्पॉटिफाई वगैरह भी आ ही गया था ना, मतलब एक कुछ मार्केट तो स्पॉटिफाई था उस कि। टाइम नहीं, उस टाइम तो म्यूजिक ही था वो। आई थिंक उस टाइम और उन्होंने थोड़ा पॉडकास्ट नहीं थोड़ा आए थे। सोचना स्टार्ट कर दिया था ऑडियो के अंदर। लेकिन इंडिया में तो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये 2017 के अंदर कनेक्ट किया। फिर आई स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च वर्क कि यार ये बाकी जगहों पे कैसा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो यूएस का अच्छे से रिसर्च किया, चाइना के अंदर अच्छा सा रिसर्च किया, इंडिया का अच्छा से रिसर्च किया। एंड काफी लोगों से बात भी किया इंडिया के अंदर कि यार तुम कौन कौन जो कंज्यूम कर रहा है पॉडकास्ट या ऑडियो, उनसे बात किया। काफी कंटेंट वाले फाउंडर से बात किया, यूट्यूबर से भी बात किया, इन्वेस्टर से भी बात किया कि यार वो कैसे देखते हैं। तो फाइनली आई कनेक्टेड द डॉट्स कि यार ये तगड़ी चीज है, इसमें कुछ कर सकते हैं। तो 2018 के अंदर टॉपर छोड़ा और इसके अंदर लग गया क्या थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि यार ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी टॉपर में आपने, अगर यहाँ तक हम वेट करें, तो टॉपर में आपने क्या क्या एग्जैक्टली सीखा, मतलब क्या गलतियां कर रहे थे आप वहाँ पे, जो इजी प्रेप में गलतियां हो रही थी, वहाँ पे क्या हुआ एग्जीक्यूशन? एक तो पहले ऑब्वियसली माइंड खुल गया होगा कि यार ये तो थिंकिंग मॉडल ही इनका डिफरेंट है, प्रॉपर हाइपोथेसिस है, वहां से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्या था आपकी लर्निंग, क्या थी? आ, काफी सारी चीजें डिफरेंट थी। लाइक आई विल से कि मैं आज उनको भी गलत बोलता हूँ, लाइक जो सीखा वहां पे। अब और लेकिन आगे जब मैं निकल वहां पे गए। सीख रहा था देन उस टाइम वो माइंड ब्लोइंग था कि वाओ, लाइक ऐसी चीजें होती है क्या। लाइक पहली बार तो जब मैंने ऑफिस देखा उनका, तो ही एकदम कि वाओ यार, ये कल्चर होता है स्टार्टअप हम का। क्या कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे और यहाँ पे कितना एनर्जी है। तो पहला चीज जो मेरे को दिखा कि यार टीम जो स्टार्टअप की जो लाइक वहाँ की जो टीम थी ना, वो बहुत ही अलग ही, नेक्स्ट। लाइक वो आईआईटी बॉम्बे के सारे लोग थे और अलग ही एनर्जी थी उस फ्लोर के ऊपर। दूसरा, ये सारी चीजें अंदर जो टेक्निकल चीजें कि यार एक प्रोडक्ट की एक अलग टीम होना, उसमें प्रोडक्ट मैनेजर इतना इतना काम करता है, फिर एक कंटेंट की टीम होती है, एक लाइक तुम्हारी टेक की टीम होती है, इसमें ऐसे स्प्रिंट चलती है, ये होता है वो होता है। इन सब का ऐसे काम होके बाद में फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा तो इतना औसम प्रोडक्ट बनता है। लाइक वो उसके अंदर काफी सारी चीजें होती है जो तुम जब देखते हो, उस तभी अंदर समझ घुस के आता काम है। करते हो, तब पता चलता है कि यार ये तो हम नहीं कर सोच नहीं रहे थे। रहे थे। हम तो लाइक बैठ के जो भी हैक मार के बना रहे थे उससे चल रहा था। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई थी आपने जब खुद बनाई थी? हमने पीएचपी में बनाए थे, हमने कोई फ्रेमवर्क भी पीएचपी यूज में। नहीं किया था उसमें। पीएचपी में जैसे ओके। लारावेल फ्रेमवर्क होता, वो भी यूज नहीं किया था, हाँ। मेरे को पता ही नहीं था तो लारावेल कोडर क्या कौन था? है। शुरुआत में कोडर कोडर। में ही था, मैंने कोडिंग करना स्टार्ट अच्छा। किया था, फिर ऐड करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को। और उसके बाद पीएचपी, पाइथन, जांगो, ये सब इनके यहाँ पूरे फ्रेमवर्क वगैरह वो भी पता चले। तो मतलब वो यहाँ पर वो काफी जो कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है ना प्रॉपर, जैसे स्टार्टअप वाला, वो दिखा। हम बहुत ज्यादा हैकर वाले चीजें थे, लाइक हैकर मतलब एकदम ऐसे हाँ। कुछ भी मिल जाए उसे बना के हम डाल देंगे वाला। तो वो वाला भी काफी अलग था। इसके अलावा आई विल से यार फंडरेज का काफी एक्सपोजर हुआ कि यार हाँ, लाइक जिसान
फंड रेज के अंदर काफी एक्सपर्ट था। एक्टिव थे। तो मैं मोस्टली उसके साथ यही बातें करता था कि कौन सी वीसी से बात कर रहे हो, कौन सा क्या चल रहा है, कैसे रेज करते हैं फंडिंग। तो वो काफी लर्निंग वाला पॉइंट था। वो सबसे बड़ा चीज जो मेरे को समझ में आया कि यार तुम जहां से स्टार्ट करते हो ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे सक्सेस के ऊपर। जोधपुर था वो साइलो में था, लाइक वहां दूर दूर तो कोई स्टार्टअप कर ही नहीं रहा। तुम किससे बात करोगे, किससे लर्निंग एक्सचेंज करोगे? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कहाँ जाओगे तुम? और मेरा तो कोई सीनियर भी नहीं था कि मैं उससे कनेक्शन निकाल के किसी और फाउंडर से बात कर लूंगा। और यहाँ पर लाइक तुम्हारे पास जो इकोसिस्टम बना था, उस टाइम मुंबई में भी अच्छा इकोसिस्टम था, लाइक 2015 के अंदर वहां पे काफी सारे स्टार्टअप्स थे। तो आसपास हर कोई स्टार्टअप शुरू, लाइक स्टार्टअप की बात कर रहा है, फंड रेज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम वो हाइपर डिलीवरी वाले काफी सारे प्रोडक्ट्स आए थे, डेली बात करते थे, अच्छा यार ये आया है, इसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, अच्छा इसका ऑर्डर आ गया है। तो लाइक वो जगह की जो एनर्जी होती है ना, वो उसका पुल सी होता था, कॉन्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट पुल बहुत सी, ज्यादा होता है तुम्हारे बहुत ज्यादा, सक्सेस में। लाइक आई विल से थोड़ा बहुत भी नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। 70-80%। यस, इट इज समथिंग जिसके अंदर लाइक तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम सोचता ही पूरे टाइम वही चीज है, और तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल ही जाते हैं। लाइक तुम नेक्स्ट डोर वाले लोग भी वही कर रहे हैं, तो समाओ तुम ऑल द टाइम वही चीजें कर रहे हो, तो तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो बहुत इंपेक्ट करती है। तो जगह का बहुत इंपेक्ट होता है। तो मोटा मोटा लाइक लर्न दैट। और इसके साथ साथ में मतलब फर्स्ट टाइम वो कॉलेज का, सॉरी टॉपर का रेवेन्यू भी मेरे आंखों के सामने ही किया। पहले वो बहुत ही सस्ते में बेचते थे, देन दे इंक्रीज द टिकट साइज। उसके बाद वो 50,000 पर ईयर पर स्टूडेंट बेच रहे थे, 1 लाख तक भी चला गया था। फिर उन्होंने फील्ड सेल्स वाली टीम भी चालू की थी, मैंने उसके अंदर भी थोड़ा सा देखा गया एक्चुअल में सेल्स कैसे होती है। तो वहां पर भी लाइक मेरे को याद है कुछ 6-7 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू मेरे को याद आ रहा है वहां पर, जो मैंने देखा था मेरी आंखों के सामने। और मैं भी सेल्स टीम के अंदर चला गया था, मैं कोडिंग करने के घुसा था अंदर पहले, सबसे पहले मैंने सेल्स टीम के अंदर भी देखा। तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक वो मैं वो गया भी ये इसीलिए था कि यार मेरे को ये सीखनी है ये चीज, क्योंकि ये तो काम आनी ही आनी है। ये तो आना चाहिए हाँ। सीईओ को। तो हाँ, तो ये सारी चीजें मिलने के बाद में क्या यार, अब तो नेक्स्ट कंपनी के अंदर तो मचाना है अच्छे से। लाइक ये तो गेम ये सारी समझ आ चीजें गई अब सीख तो। गए, हाँ प्ले बुक समझ में आ गई। लेकिन आज में लाइक अब अगर वापस लुक बैक करोगे तो शायद उस वहां पर भी काफी सारी गलतियां कर रहे थे। लेकिन आई थिंक वो जीरो से तुम स्टार्ट करते हो तो वो एक लर्निंग करो बहुत ही तगड़ा था। मगर गलतियां भी रिट्रोस्पेक्ट में पता चलती है, फ्यूचर में जाके तो रेट्रोस्पेक्ट में हम ही देख पता सकते चलती है, हैं, हाँ। हमें भी पता चलेगा हम क्या गलती कर रहे थे, मतलब आगे यस जाके यस ऑब्वियसली हर यस एक साल यस। बाद लगेगा। अभी जैसे हम टॉपर की बात करें तो जैसे इजी प्रेप को टॉपर ने खरीदा, फिर बायजू ने टॉपर को खरीद लिया, तो अभी जो वो है बायजू की बायजू हालत खराब और है। बायजू की हालत खराब है। तो इसमें आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा एज एन एंटरप्रेन्योर, और बाकी लोगों को ऑब्वियसली वो तो अलग ही बोल देते हैं कि यार इन्होंने वो चला रहे थे, वो पैसे खर्चते रहो, वो करते रहते हैं, लेकिन एक एंगल दूसरा होता है। तो आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, ताकि कॉमन बंदे को समझ आए कि पहले तो आपका क्या एंगल है, फिर मैं कुछ ऐड करता हूँ। लाइक मैं 2012 से लेके 2018 तक एजुकेशन वाले उसी के अंदर घुसा हुआ था। और अभी मैं लुक बैक करता हूँ तब मैं काफी सारी चीजें अलग से शायद पता चलती है कि यार ये सारी चीजें सही हो रही थी, ये गलत हो रही थी। शायद उस टाइम तो मेरे को भी नहीं पता होता कि यार ये सही है या गलत है। आई थिंक फर्स्ट इज कि यार जो रेवेन्यू आ रहा है ना, रेवेन्यू वाला तो मोटा मोटा जब प्रोडक्ट बना रहे थे तब इंडिया के अंदर जो ये स्टार्टअप वाला कल्चर है ना, वो काफी सारा रेप्लिकेट किया हुआ है यूएस साइड से कि यार हाँ तुमको स्टार्टअप ऐसी एक प्ले बुक होती है जिसमें तुम्हें फंड रेज करना होता है, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना होता है, फिर मार्केट में जाके स्केल करना होता है, फिर आके जाके रेवेन्यू भी आ जाता है। लाइक वो एक काइंड ऑफ प्ले बुक बनी हुई है जिसको इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश हुई हुई है, और उसमें काफी सारे फंडामेंटल्स मिस हो जाते हैं। जो एक प्रॉपर बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस अगर तुम बनाना चाहोगे तो बहुत बार अगर तुमने जैसे स्टार्ट किया और तुम स्मार्ट फाउंडर हो तो तुमको इजीली फंड हो जाएगा। तो इजीली फंड होने के बाद में यू विल स्केल द प्रोडक्ट, लाइक तुम पर क्रिएट करते हो, फिर यूजर बेस ग्रो करते हो, और काफी आगे जाने के बाद यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग द रेवेन्यू। और बहुत आगे जाके पता चलता है कि यार इसका एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी वाला कितना सही है कितना गलत है। वो टाइम पीरियड इतना लंबा है, इतना लंबा है। अगर तुम डायरेक्ट रेप्लिकेट करके तुम उस टाइम की कंपनीज को देखते हो तो तुम्हें शुरुआत में पता ही नहीं चल रहा है कि यार हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। लाइक मैं अगर अंदर की जर्नी बताऊं तो उस टाइम प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अच्छा फीचर आ गया, उसके लिए भी लाइक हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह क्या बना है, लाइक वो वाला पार्ट वाह, लाइक इतने यूजर्स आ रहे हैं। लेकिन कभी भी वो फंडामेंटल्स की यार एक्चुअली लाइक ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता, यूजर का जो रेवेन्यू आ रहा है, इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या बैठ रही है, वो वाली चीजें कभी मैंने टॉपर की जर्नी के अंदर तो नहीं सीखा।
लाइक मैं आज भी बोल रिपीटेबिलिटी, पा रहा हूँ, लेकिन उस जर्नी में उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि ये सीखना चाहिए था, और मैं ना ही सीखा था उस टाइम। तो रिपीटेबिलिटी उसको बोलोगे आप, लाइक वन ऑफ द वेरिएबल्स? हाँ मतलब सस्टेनेबिलिटी में तुम्हारे बहुत सारी यूनिट इकोनॉमिक्स आ जाती है कि यार तुम इतना नहीं, स्पेंड। रिपीटेबिलिटी, कि रिपीट बंदा कर रहा है, जो मतलब कोहर्ट है इनका, वो मतलब। यस यस यस, तो मतलब मोटा मोटा वही होता है कि जब तुम कुछ भी चालू कर रहे हो तो एक यूजर को एक्वायर करते हो मार्केट से, फिर वो तुम्हारी सर्विस यूज करता है। अगर तुम्हारी सर्विस अच्छी है तो वो बार बार यूज करता जाता है। और हर एक प्रोडक्ट की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, एलटीवी जिसको बोलते हैं कि यार एजुकेशन में है तो लाइफ शायद वो टाइम फिक्स वैल्यू। होगी कि 1 साल का है या 2 साल का है। और तुम्हारा अगर कोई कंटेंट प्रोडक्ट है इंटरटेनमेंट का तो शायद वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो वो हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करती है। लेकिन तुम्हारा जो यूनिट इकोनॉमिक्स देखने का तरीका है कि यार मैं इतने में एक यूजर को ला पा रहा हूँ, उसके बाद मैं इतना कमा पा रहा हूँ, उसके बाद में इसका कैक पे बैक करने में इतना टाइम लग रहा है, उसके बाद में लाइक मैं इतना, मेरा पॉजिटिव मार्जिन रहेगा और मैं इतना इसके लिए कंटेंट क्रिएट, लाइक वो सारी चीजें नहीं नहीं थी उस टाइम। और उसके बाद में जब वन ऑफ द थिंग यार, हाँ ये प्ले बुक थोड़ी सी फटी हुई है, अगर तुम रेप्लिकेट कर रहे हो ना तो फंडामेंटल्स भूल जाते हो यहाँ पे। तो मोटा मोटा लाइक तुम फंड रेज करने के बाद ग्रोथ में लग गए, फिर तुम्हें पुश आ रहा है कि अब तो रेवेन्यू करके दिखाना पड़ेगा, तो तुम रेवेन्यू कर रहे हो। अब रेवेन्यू के अंदर भी तुम्हें रेवेन्यू ग्रो करना है, वहां पर भी तुमने उसका चेक नहीं किया कि यार ये भी सस्टेनेबल है या नहीं है। उसके बाद में जब तुम्हारे मार्केट का पुश आ रहा है कि अब वो भी दिखाओ, तो तब जाके तुम चेक कर रहे हो। तो ये साइकिल बहुत लंबी है, और ये सेम गलती टॉपर के अंदर हुई है और बायजू के अंदर हुई है। मगर अगर एक जैसे कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें जहाँ तक मैं, थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा पुश ज़्यादा था सेलिंग की तरफ। अगर आप फिजिक्स वाला को देखो तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली वांट्स टू बाय दी प्रोडक्ट। अगर प्रतीक महेश्वरी हैं जो, वो बोलते हैं कि हम बेच नहीं रहे हैं, वो खुद खरीद रहे हैं। और जबकि वो बायजूस, मतलब वो खुद लाइक इतनी बार उनकी 100% आई थिंक, और वो पढ़ाते भी अच्छा थे। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ नया बन रहा है इंडिया में। मतलब मजा आता था कि यार अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ना, मैं ऐसे सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ाया भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 3-4 महीने, बट मुझे लगता था यार बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट ये हम्म। कुछ ना कुछ आते आते वो चीज़ बनी नहीं जो ब्यूटीफुल मैं देखता था शुरू में इनकी एड, वो किसी और एंगल में ही डिविएट हो गए। हाँ तो उसका वही लाइक, एक्टर ये वो सब, हाँ मतलब वो कहाँ चले फंडरेज गए आप? वाला पार्ट था। तो उन्होंने जैसे शुरुआत में खुद कोचिंग में पढ़ाते थे, उनकी लाइक वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर थे। लाइक उन्होंने हाँ, बहुत कंटेंट अच्छे बनाया, थे। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आउट देयर इन द मार्केट। अग्री। उसके बाद में जब उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम आल्सो दे फिगर्ड आउट द प्लेबुक किया कैसे स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करना है, एंड स्टूडेंट आल्सो यूज्ड टू लाइक। लेकिन जब वो फंडरेज की साइकिल में इतना खतरनाक घुस गए कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ती गई और उनको रेवेन्यू भी उतना ही अपटिक दिखाना है, तो देन दे स्टार्टेड पुशिंग द पेडल, जिससे वो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। अब जैसे तुम ऐसी चीजें कर रहे हो तो देन यू स्टार्ट लाइक यार अब तो किसी भी तरीके से हमको बढ़ाना है। लाइक वो एथिक्स भी भूल जाते हो तुम कि हम स्टूडेंट को किस लिमिट तक पुश कर रहे हैं टू ऑनबोर्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे काफी सारी वो बाउंड्रीज होती है जहाँ पे इजी टू क्रॉस है। वापस नहीं आ और सकते। हाँ लेकिन तुम अगर घुस गए क्या, मेरे को अब रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा दिखाना है क्योंकि हमारा वैल्यूएशन 20 बिलियन पहुंच गया है, तो हमको रेवेन्यू लाना पड़ेगा। तो ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है और देयर विल बी ए प्लेयर जो एक्चुअली डोमिनेट करेगा वो इस मार्केट वेलकम, को। हाँ हाँ। हाँ, और ये सर्विस चाहिए लोगों को, घर पे बैठ के आज इंटरनेट के ऊपर बैठ के मेरे को पढ़ना है। हम्म। लेकिन वो समहाउ वो साइकिल ऐसी थी कि यार तुम फंस गए उस फंडरेज वाले साइकिल में, फंस गए उस रेवेन्यू के टारगेट्स के अंदर। और वो टारगेट के चक्कर में तुमने अपने फील्ड सेल्स को इतना पुश किया कि दे आल्सो क्रॉस देयर बाउंड्री लाइन। उसकी वजह से उन कुछ पेरेंट्स ने आवाज उठाना स्टार्ट किया कि भाई तुम ऐसे डरा रहे हो बच्चों को। देन वो ब्रांड के ऊपर इम्पेक्ट आना स्टार्ट हुआ कि यार बायजू तो ऐसे एक्सपर्ट कर रहा है बच्चों को एंड पेरेंट्स को। तो वो एक पूरी की पूरी साइकिल है। लाइक इस साइकिल के अंदर फाइट हेड बाद में, जूनियर का भी काफी वैसा हुआ। उन्होंने भी थोड़ा और ज्यादा, मतलब नीचे को, आई थिंक। हाँ वो और एक और वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है हम्म, जिसके अंदर और उन्होंने एक, तो उन्होंने जब एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था शुरुआत, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका एक अपना मार्केट है, एक अपनी साइज है। अब जैसे बाजू ने 20-25 मिलियन का वैल्यूएशन कर रखा था, लेकिन वो उतनी वैल्यूएशन नहीं होगी उसकी। हो सकता है कि वो $1-2 बिलियन की ही वैल्यूएशन वाली कंपनीज हाँ, बनेंगी इंडिया आप के ज्यादा अंदर। पंप कर दिया, मतलब एक्चुअल में हाँ उतना नहीं था। तो वो कुछ और ऐड करना चाहिए था। व्हाइट हेड जनरेट के साथ में भी यही हुआ, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया लाइक। लेकिन जब वो अच्छा आया और उन्होंने फंडरेज कर लिया और टारगेट्स ले लिए और स्केल करना स्टार्ट किया, दे ऑल्सो क्रॉस द बाउंड्री लाइन कि यार अब बच्चों को ऐसे वीडियोस दिखा रहे हो कि यार तुमको लाइक
100 करोड़ की नौकरी। हाँ, 100 करोड़ की नौकरी मतलब कुछ भी करने लग जाते हो, लाइक हाँ हाँ वो बहुत ही, इन बोथ केसेस आई विल से इट वाज द पार्ट ऑफ फंड रेज हाँ, वो प्रेशर एंड आ गया कि नाउ शो यू हैव टेकन द फंड, अब दिखा भाई, हाँ, भाग। यू हैव टू शो। और वो इंडिया के अंदर वो पेशेंस वाला भी थोड़ा सा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि यार इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, लाइक लेट्स टेक द टाइम ना, लाइक ठीक है, लाइक हाँ यूएस के अंदर ऐसे कंपनीज बनी है, उन्होंने रॉकेट एकदम फ्यूल किया है पूरा का पूरा, लेकिन अगर वो सस्टेनेबल बनाना तो लेट्स टेक द टाइम। तो वो टाइम वाला कम हो गया, फंडरेज हो गया, यू हैव द टारगेट्स, तो बाद में ये सारी चीजें होना ही है। एक मैं इसकी किताब रीड हॉफमैन ने लिखी है, ब्लिट्ज स्केलिंग, कि बिजली की तरह आप जब स्केल करते हो, तो उनका ये मानना है वो पर्टिकुलर कंडीशन में, जहाँ तक स्पेशली जहाँ पे विनर टेक ऑल वाली मार्केट है कि एक ही विनर होगा, वहां पे तो वो बोलते हैं कि हम एज एन इन्वेस्टर मान के चलते हैं कि हाँ भी फेल भी हो सकते हैं, बट एट दैट टाइम एफिशिएंसी जो है वो उतनी मैटर नहीं करती, बस पंप पे नहीं करके तुम कर जाओ, क्योंकि सेकंड पोजीशन तो है ही नहीं इस गेम में। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उस रूल बुक में भी आई गए थे कि करो इसको बड़ा, फॉरेन में भी चले गए थे, जबकि फॉरेन के वहां पे देखो कई लोग वो एड टेक को उतना मान नहीं रहे हैं, कई मैंने इनकी इंटरव्यूज वगैरह देखे, लेकिन बट एनीवेज, एज एन लाइक अब अगर हम नॉर्मल बायजू रविंद्रन की बात करें एज एन एंटरप्रेन्योर, लाइक उनकी ग्रिट और परसेवरेंस, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? एज ए एंटरप्रेन्योर तो यार सबके लिए रेस्पेक्ट है, चाहे कोई भी स्टेट में हो, अनटिल अनलेस तुमने अनएथिकल काम नहीं किए कि आई विल से ओवरऑल ये फाउंडर वाली जर्नी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक वेरी पीपल डिफिकल्ट। डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ भाई, बहुत सारे अप डाउन आते हैं, 90% डाउन ही टाइम रहता है तुम्हारा। हर रोज कुछ फट ही रहा होता है। हाँ हाँ। और थोड़ा सा आई थिंक लोगों के दिमाग में वो, इट इज अ नॉर्मल मार्केट का थिंग कि जैसे तुम एक सर्टेन स्टेज से ऊपर जाते हो तो पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, एंड आई विल से कुछ आज बाजू की कोई भी स्टेट हो, बट वो लगे हुए हैं लाइक अपने कि ही इज यार नॉट मेरे को तो अभी क्विटिंग। भी बचाना है। कोई भी स्टेट है यहाँ पर, तो वो फाउंडर का एक वो एटीट्यूड रहता ही है कि यार मेरे को तो तगड़ी चीज करनी है, मेरे को तो इतने लोगों को इम्पेक्ट करना है। वो बहुत स्ट्रगल आते हैं, लाइक दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे लाइक तुम इतना ऊपर जाके भी एकदम नीचे नीचे भी आके आ हार नहीं सकते हो। मान रहे। हाँ मैं इनका एक्चुअली देख भी रहा था कि एक जब ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था ये चीज, तो उस टाइम इनके आई थिंक डैड को कोई कैंसर या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी, तो ही वाज लाइक ट्रैवलिंग, उनको जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, और वैसे ही इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ये जर्नी, इन्वेस्टर के साथ और ज्यादा हो गई है, और प्लस आपकी फैमिली का भी वैसा चल रहा है, तो मतलब एक एज अ, आई डोंट नो, वही सेल्स वाला अगर आप हटा दीजिए, उसके अलावा जो उनकी मतलब वो है कि मतलब बहुत लर्न कर सकते हैं, और प्लस एज अ जो नॉर्मल ऑडियंस है वो भी मैं चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर की हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि निकलेंगे यार, फेल तो होंगे ही, मतलब 10 में से मान लीजिए 9 ये फेल तो हो रहे हैं, होना ही बट है, यस किसी यस। को तो वो गट्स करना ही पड़ेगा ना, मतलब यार तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। हम्म। डरपोकों की तरह बैठ जाएंगे, इतना रिस्क ही नहीं लेंगे, दूसरी बार हम्म। बंदा खड़ा होगा, दूसरी बार जीता देगा, मतलब बाहर में तो ऐसे करते हैं कि 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार तो उसके ऊपर पूरी बैठे हैं, कितना पैसा चाहिए, मतलब अगर तीसरी बार भी खड़ा हो रहा है वो इतने पंचेस लेके, तो मतलब वो एज अ होल हमें मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब मैं नॉर्मल ऑडियंस से चाहता हूँ, उनका गलत पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल एक थ्योरी आ जाती है कि आपने 2 रुपए लगाए 1 रुपया कमाया तो ऐसे तो मैं बैंक में डाल दूंगा, वो वाली थ्योरी भी है, बट कई बिजनेसेस वैसे ही करते हो ना, फिर हम बड़े बिजनेस बना भी नहीं पाएंगे। एक्चुअली देखो, अगर स्टार्टअप इज द मोस्ट रिस्की थिंग, अगर आप चाहे हाँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे खुद के स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आई विल से कि 100 में से एक या दो ही सक्सेस होते हैं, बाकी सारे जी। फेल होते हैं। और अपन न्यूज जो कंज्यूम करते हैं ना, अपन को ऑलवेज मसाला अच्छा लगता है, तो जो फेल्ड वाली जो न्यूज बनती है ना, वो नेक्स्ट लेवल मसाला होता है कि ओ भाई इन्होंने इतना और बढ़ा ये दो। कर लिया और ये फेल हो गया। तो मार्केट में ऑलवेज आई विल से कि ये न्यूज भरी ही रहेंगी और ओवर द टाइम बढ़ती ही जाएंगी कि यार ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, क्योंकि तुम्हारा लाइक नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो रूल है कि होगा यार ही। तुम लाइक तुम्हारा 1-2% स्टार्टअप ही सक्सेसफुल होंगे, इतने बड़े होंगे, बाकी फेल होने हैं। तो दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये है कि यार तुम ओवरऑल एटीट्यूड कैसा बनाते हो टुवर्ड्स टेकिंग द रिस्क। तो आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल दिस नेगेटिव न्यूज, मोस्ट ऑफ द पीपल डर जाते हैं कि यार ये इतना खतरनाक है तो मैं तो करूंगा ही नहीं। वो भी गलत है लेना मेरे हिसाब से। तुमको लाइक अगर तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें कुछ करना है, तो देर आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑल्सो। काफी सारी बूटस्ट्रैप कंपनीज है जिन्होंने एकदम लाइक कुछ भी फंड रेज नहीं किया, कुछ भी मनी रेज नहीं किया, वो बना रहे हैं, उनका कोई न्यूज नहीं आता। और जो सक्सेस हो गए उनका भी बहुत ही कम न्यूज आता है।
हम्म, तो एकदम टॉप पर बैठा उसकी न्यूज आती है, लेकिन बाकी तो वहाँ पूरा नेगेटिव भरा रहता है। तो लाइक आई थिंक उनको फिल्टर करके वो भी होना चाहिए। और दूसरा लाइक जो यू आर एडिंग कि यार हाँ वो एक ओवरऑल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए इजी टास्क। ऐसा होनी नहीं किया चाहिए। इस पे था। मूवीज बननी चाहिए हमारी, मतलब किसी की भी बनाओ, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर की जर्नी बताओ यार, मतलब वो किससे जा रहे हैं। मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि वो भाई, बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसको कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है तो वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, बस चला ही हुआ है वो। और कितनी लाइफ सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं। फिर लोग आ हाँ जाते हैं आई कि अच्छा थिंक अभी पैसे के लिए इंडिया कर के रहे अंदर हैं। बहुत ही तगड़ा टाइम आ रहा है फॉर स्टार्टअप्स। और वेरी गुड uh, थिंग। अभी आई थिंक वी हैव इनफ कैपिटल इन द मार्केट, वी हैव इनफ इनफ टैलेंट, टैलेंट इन द मार्केट टू यूथ। क्रिएट द प्रोडक्ट, वी हैव इनफ पीपल टू टेक द रिस्क ऑल्सो। और आई विल से कि जो अभी जो माहौल है लाइक इट इज द डाउन टाइम इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, कि यार काफी सारे जो यूनिकॉर्न्स बने थे उनकी हालत खराब है, कुछ बंद हो रहे हैं, कुछ का फंड रेज नहीं हो रहा, कुछ का डाउन टाइम चल रहा है, बहुत ही कम सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये ओवर द टाइम आई विल से बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि दिस मेन इज स्ट्रीम में आ गया अब शार्क टैंक के बाद, तो मतलब अब हीरो चेंज हो गया एक्चुअली। पहले यस। यूपीएससी था, अब लोगों का हीरो चेंज होगा। जब हीरो चेंज हो गया तो बाय डेफिनेशन ही इतनी आबादी है हमारी, मतलब अब तो मेरे को लगता है कि करेगा, मतलब बहुत ग्रो करेगा, ऐसी मेरी समझ है। क्योंकि हीरो चेंज हो गया, अब नया बच्चे को नहीं बनना है, अब उसको अपना स्टार्टअप खोलना है, उसको अपना कुछ खोलना है। तो दैट वो इज ट्रू। अटेम्प्ट करेंगे इतने, वो अटेम्प्ट ज्यादा होंगे तो सक्सेस भी होंगी। दैट इज तो ट्रू। कुछ ना यस। कुछ तो करेंगे। शार्क टैंक ने तो हाँ। एक्चुअली पूरा इंडिया का एटीट्यूड ही चेंज कर दिया अभी तो। मेन एवरी स्ट्रीम में वन आ नाउ गया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स, और उनको वो स्टार्टअप्स। वोकेबलरी भी आ गई है कि यार क्या रेवेन्यू होता है, क्या कैक कैक होता क्या है, होता है, हाँ। क्या एलटीवी होता है, क्या कैक पे हाँ, बैक होता है। लाइक पीपल स्टार्टेड टॉकिंग इन, सम ऑफ देम दैट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वोकैबुलरी। आल्सो, कि यार हाँ अच्छा हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ऐसी चीजों के अंदर। तो वो काफी कल्चर चेंज है। अभी मैंने रिसेंटली सूरत के अंदर गया था इवेंट अटेंड करने के लिए। तो सूरत इज लाइक बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस वाली जगह है, जहाँ पे तुम जाते हो तो हवा में भी सुगंध आती है बिजनेस की। और वहां पर अभी जो न्यू जनरेशन है सब लाइक वो वहां पर उनका डीएनए ऐसा है कि उनको बिजनेस ही चालू करना है। लेकिन अभी जो न्यू लोग हैं उनका वो एकदम स्टार्टअप वाला माइंडसेट जो होता है ना, कि डीएनए भी वैसा है। वही आई है। डोंट नो कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन वो नहीं, अच्छा बिकॉज है ऑफ मेरे ख्याल शार्क से टैंक अच्छा है। एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग इन दोज वोकेबलरी कि अच्छा तुम्हारा ये कितना है, क्या कितना है तुम्हारा, ये कितना है। वरना वो बिजनेस के जो प्रॉपर बिजनेस के फंडामेंटल्स तो वही है ना, कि यार तुम इतना लगा रहे हो तो इतना तो कमाना पड़ेगा, अब प्रॉफिट तो कमाना एट द एंड पड़ेगा। तो वो वही है। वही वही एक फंडामेंटल है, और आज भी वही फंडामेंटल है। वो तो लेकिन ब्लैक बॉक्स थ्योरी, कि हाँ। कुछ भी बना दिया अंदर, 1 रुपए डाल के फिर कितना निकला, एंड तो फिर वही है अंदर, चाहे बहुत ही इंट्रिकेसीज और सटल चीजें होंगी, यस यस। बट लेकिन नहीं, ओवरऑल तो दिस इज द यही है। वेरी गुड थिंग दैट हैपन इन द कंट्री। नाउ एवरीवन ऐसा हुआ है। स्टार्टेड एटलीस्ट नोइंग कि ऐसी चीजें भी कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कर सकते हो अपनी हम्म। कैरियर में। वैसे मारवाड़ी जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में, से बोला जाता है मारवाड़ी गुजराती। मारवाड़ी भी और बहुत, आप, मारवाड़ी गुजराती का तो लाइक खून के अंदर बिजनेस भरा हाँ, है। तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ मारवाड़ी आपको कुछ एडवांटेज मिला, मगर आपका मतलब पता नहीं, आप बताइए फिर। मेरे को तो देखो राजस्थान काफी लाइक मिक्स्ड जगह है। राजस्थान के जी। अंदर 5 लैंग्वेज बोली जाती है, मारवाड़ी तो वन ऑफ देम है। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, शेखावाटी है, एक और लैंग्वेज है कौन सी है, कोई तो लैंग्वेज है हाँ। तो ये 4 लैंग्वेज बोले जाते हैं। मैं शेखावाटी वाले पार्ट से आता हूँ। तो शेखावाटी वाले पार्ट के अंदर जो मेरा साइड है उसके अंदर ज्यादा फार्मिंग वाला फोकस ज्यादा रहता है, क्या खेती करनी है। खेती के बाद में जो नेक्स्ट एस्पिरेशन आता है दैट इज गवर्नमेंट जॉब। हम्म, उसके बाद में शायद जाके बिजनेस वाला आता है। और जितना टाइम मैंने वहां पे बिताया, लाइक मैंने पूरा बचपन निकाला है, तब तक मैंने कभी ऐसा प्राउड वाला फील तो करते हुए नहीं देखा कि लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक प्राउड फील है, और लोग उसको एकदम वो देखते हैं कि यार दिस इज द थिंग जो करनी चाहिए। वो लाइक होता है ना कि यार तुम्हें नहीं हो रहा कुछ तो तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाला एटीट्यूड था उस टाइम। तो वही एटीट्यूड था कि यार अच्छा नहीं हो रहा तो अब कर रहे हो तुम। लाइक सबसे बड़ा एस्पिरेशन तो मोटा मोटा वो गवर्नमेंट जॉब वाला ही होता है वहां पे। तो वो तो पूरे इंडिया थोड़ा में ही सा है राजस्थान ऑलमोस्ट। का थोड़ा मिक्स है। जो जोधपुर उदयपुर ये वाला साइड है ना, दैट इज वो मारवाड़ी खून। लाइक वहां पे काफी लोग तुमको जो ये धंधो। गुजराती खून जो होता है ना एकदम वो बिजनेस वाला वो मिलता है। तो राजस्थान इज वेरी मिक्स्ड। तो वहां पे तुमको सारी तरह की चीजें मिल जाएंगी। तो आई आई विल नॉट से क्या मेरा बचपन की वजह से मेरे को ये आया बिजनेस वाला। मेरा बचपन तो पूरा वो
बट था भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं थे ना, जैसे बिजनेस में नहीं थे, तो आपका तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्टोरी है और मतलब इंस्पायरिंग है आपके। मुझे लग रहा है वो बेरर होता है ना कि फ्लैग लेके आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव वालों को मिलेगा यार अच्छा उनका लड़का था। तो मतलब वो तो एक बहुत अच्छी है, मतलब एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग मतलब आपकी स्टोरी से वाकिफ हों। नेक्स्ट आते हैं बैक टू कुकू एफएम 2016। टॉपर से आप बाहर आ गए। 2018, 2018 से मैं 18 बाहर है, सॉरी। हाँ। ओके। उसके 16 में बाद देख। में मैंने 6 महीने का और टाइम लिया, क्योंकि अब की बार सेकंड टाइम चालू कर रहा था। हम्म। तो मेरे को थोड़ा और लाइक वो, पहली बार तुम रिस्क ले लेते हो, दूसरी टाइम तुम थोड़ा सा और इंश्योर होना चाहते हो कि यार आपकी बात तो सक्सेस मिलनी चाहिए। तो थोड़ा और डीपली ग्राउंड रिसर्च किया कि यार एक्चुअली अब की बात कर रहा हूँ तो बड़ी चीज तो बननी चाहिए, थोड़ा सक्सेस की सर्टेनिटी ज्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद जून 2018 के अंदर पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और वो पहला प्रोडक्ट था जो मैं खुद कंज्यूम कर रहा था, पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट किसके थे, फॉरेन वाले थे? पॉडकास्ट नहीं, नहीं मैंने हिंदी में लॉन्च किया था। हिंदी में कुछ कुछ क्रिएटर से मिला, उनका कंटेंट लिया और उसको ऐप के ऊपर डाल के स्टार्ट कर दिया। तो कुछ 100 पॉडकास्ट के साथ लॉन्च किया था पहला ऐप, और विद इन 1 वीक ऐप भी बना के चालू भी कर दिया था, जब यार अब तो चालू ही करना वाला जब टाइम आया। तो जी। जैसे जब अभी आप उस मार्केट रिसर्च कर रहे थे, मैंने इनसे जैसे बात करी थी पुनीत से, तो वो एस्ट्रो टॉक में जो है वो बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मार्केट रिसर्च करी तो उन्होंने टॉप 10 जो या जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी एमसीए से निकाल के उनको ऐड कर दिया सेल्स या प्रॉफिट को। लेकिन ऑडियो के केस में तो जैसे मार्केट थी नहीं, या तो फॉरेन के एग्जांपल है, ठीक है, ऑडिबल है, स्टोरी टेल है, ब्लिंकिस्ट वगैरह ये सारे हैं, वहां पे तो एटीट्यूड भी है मतलब काफी करने का। तो आपकी मार्केट रिसर्च सिर्फ इस हाइपोथेसिस पे थी कि इवेंचुअली ये वाइब है और फ्यूचर के टाइम पर मैं बैठ कर रहा हूँ। यस, तो एक्चुअली दिस इज न्यू वर्टिकल इन इंडिया। तो पहले से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है क्या जिसका तुम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। तो इंडिया में रेडियो है, लेकिन रेडियो इज हेविली डोमिनेटेड बाय म्यूजिक। लाइक रेडियो हम्म। का नाम आते ही म्यूजिक ही आता है दिमाग के अंदर कि गाने गाने। सुनूंगा मैं। और वो इसलिए कि बहुत ही हेविली रेगुलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशन लगा रखे हैं कि यार तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो फाइनली उन्होंने कि यार ये ही बेस्ट वे है, तो हम ये गाने चलाएंगे और रेवेन्यू कमाएंगे। और जो ये ऑडियो वाला जो आइडिया आ रहा था उसके अंदर दिस इज द नॉन म्यूजिक वाला थिंग, यार जिसके अंदर कंटेंट डालेंगे और यूजर सुनेगा इसके अंदर। वो 10 मिनट से लेके 1 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कितना भी हो सकता है, लेकिन चलते फिरते उनको कुछ सुन के लाइक उसको सुनना है। या तो एंटरटेनमेंट करना है या कुछ सीखना वाला पार्ट होना चाहिए। हम्म। और वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक वीडियो के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वीडियो हम्म। को तुम डायरेक्ट मैप नहीं कर सकते ऑडियो के अंदर। तो हम्म। इंडिया के अंदर उतना कुछ डेटा पॉइंट मिला नहीं है वहां पे। तो यूजर से, सही है। क्रिएटर से बात करके तुमने गट कॉल ही लिया कि यार लोगों की नीड तो है, लोगों को लाइक लोग यहाँ पे 8 से 10 घंटे वेस्ट करते हैं इस टाइम जोन के अंदर, जहां पर वो हम्म। म्यूजिक के अलावा कुछ कंज्यूम कर ही नहीं पाते। और म्यूजिक तुम आधे घंटे से ज्यादा क्या ही सुनोगे। उसके हम्म। बाद में लोग फ्रस्ट्रेट ही होते हैं कि यार ये मेरे को अगर ये 2 घंटे का कम्यूट टाइम कम हो जाए तो मैं मेरी लाइफ में पता नहीं क्या उखाड़ सकता हूँ, लेकिन वो कुछ है नहीं वहां पे। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐसे इकट्ठा करके कि यार ये चल सकता है। बाकी के हम्म। जो डेटा पॉइंट्स जो यूएस और चाइना से मिले वो काफी पैरेलल है कि यार वहां पे पॉडकास्ट का कितना बड़ा मार्केट है, चाइना के अंदर कितना बड़ा ऑडियो का मार्केट है। तो वहां से थोड़ा एक सेंस लग जाता है कि यार वहां पर तुम इतना बड़ा हुआ तो इंडिया के हिसाब से ये इतना बड़ा हो सकता है। तो तुम क्लियर हम्म। पिक्चर तो कभी नहीं निकाल सकते, बट तुम काफी क्लोज पहुंच सकते हो कि, और बाद में तुम्हारा गट कॉल और स्ट्रांग हो जाता है कि यार हाँ ये तो तगड़ी मचाओ चीज लग रही है। तो मैं जब हम्म। से ये रिसर्च कर रहा था, डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। तो दैट गिव्स यू द साइन कि यार हाँ ये हो सकता है कुछ। हो सकता है। तो वहां से चालू किया, तो पॉडकास्ट चालू किया, और विद इन 1 मंथ रियलाइज किया यार ये तो नहीं चल रहा। लाइक जब मैंने चालू लॉन्च किया था तब ऐसे लग रहा था कि यार पेल ही देंगे अब तो, अब की बार तो लाइक हमने सीख भी लिया है सब बहुत कुछ। सुपर बना दिया है। पहले भी कंपनी चालू किया है और अब तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एकदम आग लगा देंगे वाला। लेकिन विद इन 1 मंथ रियलाइज किया तो काम नहीं कर रहा। और यूजर तो सुन ही नहीं रहे, सुनते तो एक पॉडकास्ट सुनते सुन के चले जाते हैं, बाद में आते ही नहीं। एवरेज लिसनिंग टाइम वाज कुछ तो 15 मिनट के आसपास आ रहा था, 15 मिनट के आसपास लोग सुन रहे थे। तो फिर वहां से यूजर से बात करना स्टार्ट किया, यूजर से समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में पता चला कि यार यूजर्स को आदत ही नहीं है ये पॉडकास्ट सुनने की इंडिया के अंदर। वो जस्ट हम्म। ये हम इंग्लिश वाले जो थोड़ा सा वेस्टर्न के ज्यादा टच में है उनको पॉडकास्ट पता है, बाकी लोगों को तो पॉडकास्ट पता भी नहीं है। और इनको ये हम्म। कैप्सुलर कंटेंट सुनने की आदत ही नहीं है। जो टॉक शोज ही होते हैं हम्म। मोस्टली, पॉडकास्ट उनको नहीं like, हाँ। एक सुन लेंगे कि यार ये तो बहुत ही तगड़ा, अगर रिकमेंडेड है या सुनना स्टार्ट कर लिया तो। लेकिन नेक्स्ट तो एकदम नया चालू होगा, उनको कोई हुक ही नहीं है नेक्स्ट चालू करने का, स्टार्ट करने का, तो वो नहीं सुन रहे।
बाद में बात करने के बाद पता चला कि इंडिया के अंदर बस 1% पॉपुलेशन है जो पॉडकास्ट के बारे में पता है और सुन रही है, बाकी लोगों को नहीं पता। हम्म, देन क्या, हाँ अब आया रियल स्टार्टअप की दुनिया। अब फिगर आउट करो कि क्या चलेगा यहाँ पे। ऑडियो का मार्केट बनना तो है और बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अब क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट चलेगा, लोग क्या सुनेंगे, वो नहीं हम्म, पता। हम्म, फाइनली जब हमने यूजर से बात करके ये पता लग गया था कि यार लो क्वालिटी ऑडियो कंटेंट तो नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि उससे चलेगा। बहुत नॉइस होती है। और तुम्हारा एक ही हम्म, सेंसर बीजी है, तुम्हारी आंखें तो कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे, और एक सेंसर में अगर नॉइस आ रही है तो यूजर बहुत नहीं इरिटेट होता है, सुनेगा। वो छोड़ देगा, वो सुनता है। तो हमने प्रीमियम क्वालिटी वाला बेंचमार्क तो लगा दिया था, या कुछ भी कर रहे हैं तो प्रीमियम क्वालिटी तो चाहिए। तो यूजीसी तो नहीं हम्म, चलेगा, यूजीसी में तो यूजर जनरेटेड कंटेंट जो ट्विटर पे हम्म, होता है, यूट्यूब पर होता है, रील्स पे होता है, वो तो नहीं चलेगा। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट ही चाहिए। और उसके बाद में हमने एक बार लॉन्च किया ये सीरीज कंटेंट, अच्छी क्वालिटी का सीरीज कंटेंट, एक स्टोरी लॉन्च की जिसके अंदर कुछ 100 एपिसोड के आसपास थे। और उसके हम्म, ऊपर कंटेंट का एंगेजमेंट देखा, वहां पे तगड़ा एंगेजमेंट आया। यूजर ने एक बार स्टार्ट कर दिया तो मोटा मोटा फिर कुछ पूरा। लाइक 30% यूजर्स पूरा खत्म कर रहे थे। हम्म, और वहां पे कॉन्फिडेंस आया कि यार यहाँ पे एवरेज लिसनिंग टाइम भी कुछ 60-70 मिनट जा रहा है, और यूजर एक बार चालू कर दिया फिर डेली आके सुने जा रहा है। तो हम्म, इसका मतलब ये कि ऑडियो के अंदर कंटेंट ऐसा ही चलने वाला है, लाइक एक बार तुमने डिस्कवर कर लिया उसके बाद में वो वीक्स तक चलना चाहिए। और हम्म, बाद में उसकी जर्नी के अंदर कुछ और डिस्कवर कर लेगा, लेकिन एक बार डिस्कवर करने के बाद वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो वहां के बाद दैट वाज कंटेंट डिस्कवरी, कि यार इस टाइप का कंटेंट चलेगा। तो वहां के ओके। बाद हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कि यार हाँ अब हम इस तरह की लाइब्रेरी बनाते हैं, तो काफी सारा कंटेंट ऐड किया उस फॉर्मेट के अंदर। हम्म, और ये हिंदी के अंदर ही काम कर रहे थे। इन 2020 वी स्टार्टेड क्रिएटिंग द लाइब्रेरी, कि यार थोड़ा अच्छा लाइब्रेरी बनाते हैं। हम्म, और उसके बाद में हमने जो कि यार अब के बाद अच्छा बिजनेस बनाना तो रेवेन्यू भी आना चाहिए, तो अभी शुरुआत से ही रेवेन्यू चेक कर लेते हैं कि यूजर्स के लिए पे हाँ, करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ नहीं है मार्केट में। हम्म, मतलब पहले हमने ये फिगर आउट किया कि आप हाँ इस टाइप का कंटेंट चल रहा है, प्रोडक्ट में हम्म, इस टाइप का दिखाएंगे तो चलेगा। अब रेवेन्यू होगा या नहीं होगा वो एक क्वेश्चन मार्क है अभी। तो अभी से चेक हम्म, करके चेक करके देख लेते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो हमने 21 जनवरी को मोनेटाइजेशन मॉडल लॉन्च किया था। हम्म, उसके अंदर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया ईयरली 399 का। हम्म, और पहले महीने कुछ हमारे को आए 1,000 यूजर्स, पेड यूजर्स। दैट वाज द फर्स्ट टाइम good। कि वाह, लाइक हम जो बना रहे हैं लोग सुन नहीं रहे, सुनने के अलावा पे भी कर रहे हैं। उनके लिए है वैल्यूएबल। सुन तो रहे ही हैं, सुनने के साथ साथ पे भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोगों के लिए वर्थ इट है, लाइक लोगों के लिए वैल्यू एड बहुत हाई है, दैट्स व्हाई दे आर पेइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो वहां से वो गट फील आया कि यार ये तगड़ा पीएमएफ है, मतलब उस स्टेज के हिसाब से कि यार कंटेंट पता चल गया, ऑडियंस पता चल गई, प्रोडक्ट पता चल गया, और लोग पे भी कर रहे हैं उस कंटेंट के लिए। अब थोड़ा स्केल चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि यार बस 2 लाख लोग ही हैं वो सुनना चाहते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में 140 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 2 लाख लोग ही सुनना चाहते हैं, तो तुम्हारा बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। वो जो हमारा हम्म, सपना था कि यार हमको मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पेक्ट करना, वो भी नहीं कर सकते हो तुम। तो वहां से स्केल करना स्टार्ट किया। 1 साल का बाद हमने एंड किया था कुछ 2,50,000 यूजर्स, एक्टिव पेइंग यूजर्स, लाइक जो पे कर पेइंग रहे थे यूजर। प्लेटफॉर्म पे, वो बड़ा नंबर था लाइक बहुत, इंडिया के हाँ काफी अंदर। बड़ा है। हाँ, 1 साल के अंदर, लाइक पहली बात तो भारत वाली ऑडियंस जो हिंदी सुनती है उसके ऊपर कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल ही नहीं है कि इतने लोग पे करते हैं कंटेंट के लिए, क्योंकि हम्म, इंटरनेट के ऊपर तो वो फील था ना कि यार सब कुछ ही फ्री होता है यहाँ पर। तो हाँ कंटेंट के लिए पे एग्जाम्पल। करना वाज न्यू थिंग। तो पहली बात हम्म, तो डाउट कर रहे थे कि यार लोग पे करेंगे या नहीं करेंगे, पे करने के बाद कितने लोग पे करेंगे उसके हम्म, ऊपर आता गया कितना बड़ा स्केल है। तो हमने जब चालू किया धीरे धीरे तो 2.5 लाख पे पहुंच गए, और दूसरा साल एंड किया 10 लाख के ऊपर। तो ये 4x। तगड़ा एक ट्रेजेक्टरी दिखा कि यार हाँ लाइक स्केल के ऊपर लोग पे करने के लिए रेडी है इस कंटेंट के लिए। तो लोगों के लिए एक्चुअली वैल्यू एड बहुत ही हाई था। जो मैं बता रहा हूँ कि यार लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं जब वो स्क्रीन के सामने नहीं है या बैठे हुए नहीं है, हाँ, तो लोग कम्यूट कर रहे ट्रैवलिंग। हैं, चलते फिरते कोई रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम सुन रहे हैं, और उस टाइम उनके पास कुछ खास कंटेंट है ही नहीं। तो हम्म, उनको जैसे कंटेंट मिला और तुम उसके लिए अगर मनी भी मांग रहे हो उसके लिए वो देने के लिए रेडी है। तो हम्म, वहां से वो एकदम वो रॉकेट शिप चालू हुआ कि यार हाँ अब तो लोग पे कर रहे हैं। तो अब ये चलेगा। चालू हुआ, उसके बाद भी इंक्रीज द प्राइस ऑल्सो, 399 को हमने 899 कर दिया। और उसके अंदर भी हमको काफी लाइक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने सोचा था कि कैक पूरा ही फट जाएगा, कन्वर्जन पूरा ही फट जाएगा। कैक हम्म, कैक और कन्वर्जन में बहुत ही लाइक बहुत ही कम 5% का डिफरेंस आया होगा। हम्म, तो वो भी एक अच्छा विन था। और उसके बाद में हम्म, भी स्टार्टेड स्केलिंग इट। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर एंड किया था हमने 2 मिलियन प्लस एक्टिव पेड यूजर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म।
बहुत अच्छा। तो ये हमारी जर्नी रही, और इसी जर्नी के अंदर हमने हिंदी के बाद में हमने तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐड किया, साउथ बेल्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद में कन्नाडा, मराठी, बंगाली ये लैंग्वेज ऐड किया। और कंटेंट के अंदर हमने जब चालू किया था तब पर्सनल फाइनेंस था। फिर हमने हम्म, हिस्ट्री, बायोग्राफी, हॉरर, थ्रिलर, रोमांस, ये सारा कंटेंट ऐड करते गए, तो आज तो काफी बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत अ, बढ़िया। मगर अभी अ, आपको लगता है पॉडकास्ट के लिए अब रेडी है, क्योंकि अब पॉडकास्ट थोड़ा कॉमन हो रहा है। अभी भी आई विल से कि उस टाइम 1% था, अभी 5% होगा, लेकिन अभी भी इंडिया रेडी हम्म। नहीं है पॉडकास्ट के लिए। एटलीस्ट पेइंग के लिए नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं नहीं है है ना। अभी इंडिया के अंदर पॉडकास्ट। मैक्स चलेगा तो यूट्यूब के ऊपर चलेगा, और हम्म। यूट्यूब के ऊपर भी लोग फ्री में ही देखेंगे, वहां पर तुम एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमा सकते हो। इसके अलावा नहीं चलेगा, अभी रेडी नहीं है, लेकिन लोग पे नहीं करेंगे पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि एक्चुअली जब स्टार्टिंग में बिल्कुल ये क्या था, एक्चुअली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बहुत नया है, तो इससे भी रिपल्सिव करते हैं अगर रेकरिंग सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट। तो वो लोगों को बहुत वैसा लगता है कि यार आप रेकरिंग ले रहे हो, ये क्या है। और क्योंकि सबसे पहले तो ये था कि बहुत से लोग सोचते थे हम आपको पे करें इंटरनेट के थ्रू, कि अगर मेरा डेटा जो है उसी से इनको पैसे मिल रहे होंगे तभी तो। हाँ हाँ ये हाँ ये हाँ। कंफ्यूजन था। यस यस। फिर उसके बाद अच्छा पे करना है, तो उसमें थोड़ी रिपल्सिवनेस थी। रेकरिंग में वो है रिपल्सिवनेस, तो इंडिया आपको लगता है अब रेकरिंग के लिए रेडी है कि वो बार बार जो है वो, अभी मतलब भी जैसे आई विल से नेटफ्लिक्स का है। जहां पर तुम सस्टेनेबल बिजनेस इक्वल टू यूएस बना सकते हो वहां तक नहीं पहुंचा है। हम्म। तो इंडिया के अंदर मैं लाइक जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे आपने ऐड किया, जी। पहले लोगों ने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया तो उसके लिए पे करना पड़ता था। दैट वाज द समथिंग कि हमने सब कुछ पे कर दिया, अब जो भी मिलेगा सब कुछ फ्री होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो वो था। फर्स्ट 10 years के अंदर माइंड सेट ये था कि इंटरनेट पे सब कुछ फ्री ही होता है। लाइक चाहे तुम हम्म। मूवी देखो, चाहे सोशल मीडिया करो, चाहे गेम्स खेलो, कुछ भी करो, सब कुछ हम्म। फ्री होता है। उसके बाद में अपने कुछ कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, जिसके हम्म। अंदर आई विल से हॉटस्टार हो गया, उसके बाद में प्राइम हो गया, उसके बाद में कुछ हम्म। कुछ लोकल प्लेटफॉर्म जैसे होई चोई वगैरह ये आए। नेटफ्लिक्स ने भी एंट्री मारी इंडिया के अंदर। हम्म। उसके बाद में सोनी लिव ने भी लॉन्च किया, जी5 ने भी लॉन्च किया। तो ये काफी लोगों को इन्होंने एजुकेट किया कि यार तुमको अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए इंटरनेट के ऊपर तो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम्हें लोकल देखना कंटेंट तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, यूजीसी कंटेंट। वहां पे तुम्हें अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, सब कुछ मिक्स मिलेगा, तुम्हें डिसाइड करना है। लेकिन तुमको अगर ऐसे मूवी क्वालिटी का कंटेंट देखना, सीरियल क्वालिटी का कंटेंट देखना, तो पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में 2023 तक आज 100 मिलियन से ज्यादा लोग पे ऑलरेडी कर, प्रीमियम कंटेंट के लिए इंटरनेट पे कर रहे हैं। मैं रेकरिंग कर रहे हैं कि नहीं। उसमें रेकरिंग नहीं है, हाँ, तो ये रेकरिंग की स्टोरी बहुत ही अलग है। अब रेकरिंग तो अभी लाइक इंडिया के अंदर इकोसिस्टम ही पहली बार आया है। तो हाँ इंडिया के बिल्कुल। अंदर इंटरनेट के बाद में अभी कंटेंट के लिए लोगों ने पे करना स्टार्ट किया, और वो भी वन टाइम ट्रांजेक्शन कर रहे थे। उसके लिए भी पेमेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब यूपीआई आया देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग कि यार अच्छा अब तो हम इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम्म। तो रिकरिंग आया था, दैट वाज 2022। तो अब हम्म। बहुत ही नया है रिकरिंग इंडिया के अंदर। हम्म। 2022 में यूपीआई ने बोला कि यार अब मैं रिकरिंग वाला मेथड भी निकाल रहा हूँ इंडिया के अंदर, सो दैट ये सब्सक्रिप्शन वाली चीजें सर्वाइव कर सकती है। और जब वो हम्म। यूजर्स के पास गया तो यूजर्स को पता ही नहीं कि रिकरिंग होता क्या है। लाइक हाँ, बहुत सारे यूजर्स डर गए कि ये होता क्या चीज है। तो वो इधर तो उस काटते रहेंगे। हाँ, उसके बाद एनपीसीआई ने भी काफी एजुकेट किया, और ये सारे प्लेटफॉर्म भी जो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और हम सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, वी स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल कि यार दिस इज समथिंग जिसके लिए तुम्हें बार बार पे नहीं करना पड़ रहा। हम्म। तो वहां से एजुकेट अभी भी आई विल से काफी सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, और हाँ नहीं आज नहीं। काफी सारे लोग एजुकेटेड हो गए, लेकिन स्टिल आई विल से कि 60 वी आर 65 सिक्सटी में। 70% देर। लोग अभी भी बहुत स्केर्ड रहते हैं, एकदम तो पेमेंट करेंगे और उसके बाद तुरंत कैंसिल कर देंगे। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मेरी हाँ। बहन से कनेक्ट हो गया, पता नहीं ये क्या, कुछ तो हो जाएगा। तो हम्म। आज भी काफी लोग डरे हुए हैं। लाइक हमको पता है कि हमारा जो रिकरिंग पेमेंट लेते हैं ना, उसमें से कुछ 5% लोग विद इन सस्टेन रहता है। 10 मिनट कैंसिल कर देते। लाइक ऐसे एकदम तुरंत किया और चालू किया और खत्म, लाइक वो वापस रिकरिंग पेमेंट भी कैंसिल कर देते। तो लोग अभी भी डरे हुए हैं। और अगर तुम बाकी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करोगे तो यूएस मार्केट में नेटफ्लिक्स का जो रिकरिंग पेमेंट आता है दैट इज अराउंड 95%। लाइक 95% नेक्स्ट मंथ वापस दे देते हैं। लेकिन वो सर्विस पे भी डिपेंड करता है। स्पॉटिफाई के ऊपर भी लोग 92% वापस दे देते हैं।
इंडिया के अंदर सेम प्लेटफॉर्म्स का देखोगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, इट इज अराउंड 4 5। 80%। 80% लोग वापस आके दे देते हैं, मतलब आज का बता रहा हूँ, आफ्टर यूपीए ओके। एजुकेटिंग एवरीवन। लेकिन वो 80% इतना, इज स्टिल अ गुड नंबर। हाँ मतलब आई विल से 80% पर आप, म्यूजिक। मगर हम नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं। हम नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर हाँ लाइक वो या नहीं। इतने एकदम प्रीमियम लोग आ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जनता आ रही है जिसको सब कुछ पता है, वो भी अभी 80% पे पहुंचा है। अगर तुम भारत की ऑडियंस पे पकड़ोगे तो इट दिस नंबर इज अराउंड 70% के आसपास, जो बट सेवेंटी नेटफ्लिक्स। परसेंट भी अच्छा है हाँ नेटफ्लिक्स का। जैसे अगर ये था ब्लिंकिस्ट का, नहीं, आई थिंक 70% ब्लिंकिस्ट। हमारे लिए भी 70% प्लस ही रहता है हमारा भी। और हमारा भी अगर तुम ओके। भारत ऑडियंस की बात करते हो तो इट इज 70% प्लस लाइक। फिर इट इज अ गुड नंबर। और अगर एवरेज वैसे बात करते हो, इट इज अराउंड लाइक आई विल से 80% नाउ। तो ये ओवर द ओके। टाइम बढ़ता ही जा रहा है। नेटफ्लिक्स के लिए और इम्प्रूव हो गया होगा, लेकिन इंडिया के उनका लिए, ज्यादा है। हाँ लोग एडिक्टिव एजुकेट बहुत होते जा कंटेंट रहे हैं, है। क्या मैं यूज कर रहा हूँ अपने आप चलता जा रहा है, जिस दिन मेरे को मन करेगा उस दिन कैंसिल कर दूंगा। जैसे इनका ब्लिंकिस्ट वगैरह का भी काफी, इनका थोड़ा देखा था मैंने, मगर इनकी काफी था, मतलब ड्रॉप था पहले 7 दिन में आई थिंक 30 40% कुछ था वो, कि कर ही देते थे कैंसिल। 30-40% तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही बहुत ज्यादा है। ज्यादा। मतलब काफी पुराना डेटा है, मगर उस टाइम आई थिंक इनके प्रोडक्ट मैनेजर एशली वेंस थी, कौन थी। हम्म। तो इंडिया के अंदर अभी लाइक आई विल से 2022 से स्टार्ट हुआ है ये सब्सक्रिप्शन जैसे प्लेटफॉर्म बनाने का कल्चर। अब जाके जो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जिन्होंने 100 मिलियन यूजर्स को एजुकेट किया टू पे फॉर प्रीमियम कंटेंट ऑन इंटरनेट, अब वो उनको जाके रिकरिंग पेमेंट पे लेके आएंगे। नाउ दीज यूजर्स स्टार्ट कंपाउंडिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, वो हाँ। 100 मिलियन 150 जाएगा, 200 जाएगा, 300 मिलियन जाएगा। मेरा गेस्टिमेशन ऐसा है कि नेक्स्ट 3 साल में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर 300 मिलियन के आसपास पेइंग यूजर होने चाहिए, लाइक दैट इज माय क्योंकि गेस्टिमेशन, क्योंकि ये कंपाउंड होने वाला है हाँ, यूजर। कि एक बंदा करेगा दूसरे को, मतलब पूरा हाँ, इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि पहले ये मानो कि 100 यूजर्स में से 1 साल के बाद में 20 यूजर रुकते थे, आज हम्म, वो 20 यूजर नहीं रुकते, आज वो 80 यूजर रुकते हैं। तो वो हम्म। कंपाउंड काफी हैवी होने वाला है। तो अभी जाके आई विल से कि जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले सर्विसेज हैं, दिस इज द टाइम टू बिल्ड इन द इंडिया। अभी आपका आगे का क्या प्लान है, फॉरेन मार्केट या किस तरीके से, अभी फ्यूचर प्लान्स ऑफ कुकू एफएम। तो अभी देखो, मैं अभी का स्टेट बताता हूँ। वी एग्जिस्ट इन 7 लैंग्वेजेस इन इंडिया: हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कन्नाडा, मराठी एंड बंगाली। नाउ वी स्टार्टेड कवरिंग सम आउटसाइड मार्केट्स ऑल्सो, आउटसाइड इंडिया मार्केट्स ऑल्सो। पहला स्टेप है कि यार इंडियन डायस्पोरा को कवर करते हैं। देर आर 40 मिलियन पीपल जो इंडिया के बाहर रहते हैं और उनको इंडियन लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम करना है। 40 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है लाइक। बहुत बड़ा है, तो देशों का हाँ, नंबर है। तो सबसे पहले इनको कवर कर रहे हैं। हम्म, उसके बाद में वी आर लॉन्चिंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, हम्म, दैट वी विल टेक टू अदर कंट्रीज जो इंग्लिश का मार्केट है। तो हम्म, like in our journey we started in India market, and हम्म, now we are at the stage जहाँ पे like this is a audio OTT platform, और इस तरह का प्लेटफॉर्म बाकी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ऑडिबल है, ऑडिबल इज मोटा टेक्स्ट ओनली टू बुक्स। ऑडियो। हाँ। स्पॉटिफाई इज मोर मोटा लाइक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, अभी उसने ऑडियो बुक्स ऐड किए हैं। हम ऑडियो फर्स्ट कंटेंट लाइक जो एकदम प्रॉपर ओटीटी वाला तुम्हें एक्सपीरियंस देते हैं, जो एकदम प्रॉपर ऑडियो के इफेक्ट्स के साथ में तुम कंटेंट बनाते हो। तो हम्म। वो पूरा का पूरा अभी ग्लोबली ही खाली है मार्केट, तो वी कैन गो आउटसाइड ऑल्सो, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली। तो अभी हमारा प्लान ये है कि अभी इंडिया के अंदर 7 लैंग्वेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको स्केल करना है और इंडियन डायस्पोरा कवर करना है। उसके बाद वी विल कवर इंग्लिश वाला मार्केट। अभी जैसे पॉकेट एफएम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ही शायद कम सबसेट होगा, वो इंटरसेक्ट करता था आई थिंक कुकू का और पॉकेट एफएम का। यस, तो पॉकेट ने एक्चुअली हमसे कुछ 3-4 महीने बाद चालू किया था कंपनी। उन्होंने 2022 के अंदर दे डिसाइडेड किया हमको इंडिया के बाहर भी जाना है। तो दे डिड a वेरी गुड जॉब इन एग्जीक्यूटिंग आउटसाइड इंडिया, और काफी अच्छा चल रहा है। एंड इट इज जस्ट स्टार्ट कि यार हाँ तुम, दिस इज द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। मगर और अच्छा है कि इंडिया से ब्रांड बाहर आ रहे हैं। यस, यस, अब तो काफी सारे आ रहे हैं लाइक इंडिया के अंदर। आएंगे। जैसे लास्ट 20 इयर्स में सास कंपनीज ने जो किया कि यार इंडिया से बनाओ और बाहर हम्म। बेचो, सेम थिंग विल हैपन इन कंटेंट स्पेस नाउ। यस, इट इज द क्योंकि इसमें बिग हाँ, अपॉर्चुनिटी। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाकी चीजें हम कवर, मतलब जीत सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है, विल से इंडिया इज द
लाइक नेक्स्ट 10 उतना नहीं ईयर्स, है जितना चाइना। लाइक चाइना जितना नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है इन एवरी सेक्टर इज माइंड ब्लोइंग, लाइक बहुत बट ही जैसे कहीं बोलते अपॉर्चुनिटीज हैं है। ना कि जैसे एक हम ट्रांजिस्टर नहीं बना पाते इंडिया में, तो कई लोगों का हाँ वो वैसा रहता है। देखो, तो जब स्टार्ट करते हो, जब अपन इंटरनेट भी जब स्टार्ट कर रहे थे तब भी यही प्रॉब्लम था कि यार यहाँ पे किसी को हाँ। आता ही नहीं है, लैपटॉप हम्म। कहाँ से आएंगे, लाइक। और वो भी जब जियो आया और सबको जब फिर इंटरनेट पे तो ऑनबोर्ड एक्सप्लोर कर ही दिया, हो गया। देन क्या ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, वी आर द लाइक सबसे सस्ता मास्टर्स। इंटरनेट वाला प्रॉब्लम। इन सेम थिंग हाँ। विल हैपन इन एवरी इंडस्ट्री, इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी सारी जितनी भी बड़ी कंपनी, जैसे एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे कार वाली बाकी कंपनी, जो कोई भी, चाहे हार्डवेयर वाले कोई भी कंपनी उठा लो, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, हम्म। और मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड ऑलरेडी देयर ऑपरेशन इन इंडिया। तो आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर इंडिया की एकदम शक्ल चेंज होने वाली है। तो सबसे बड़ा चेंज जो मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है कि यार लोगों का पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि जो हाँ। इंटरनेट की कंपनीज है वो इंडिया में काफी अच्छा कर रही हैं, बड़ी भी है, लेकिन वो मासेज में जॉब क्रिएट नहीं कर सकती, लाइक वो एक लिमिट है उनका जॉब क्रिएट करने का। आज हम्म। हमारी कंपनी के अंदर भी लाइक अराउंड 200 के आसपास है, लेकिन छोटे छोटे लाइक टीम्स के अंदर ही तुम काम करते हो। लेकिन जब तुम हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब ग्रो करने लग जाते हो, तो दे क्रिएट लाइक जॉब इन मासेज, लाइक। मासिव जॉब्स। और वहीं से तुम्हारे पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, देन यू स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज लाइक प्लेटफॉर्म्स, तुम हर चीज के लिए पे करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है इंडिया के अंदर, धीरे 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 धीरे, और वो अपने आंखों के सामने ही होने वाला है। और दैट्स वाई सारे इंडिया बाहर के इन्वेस्टर इंडिया के अंदर डबल डाउन कर रहे हैं कि यार दिस इज द इकोनॉमी जो नेक्स्ट डिकेड के अंदर डोमिनेट करने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जब टॉपर में आपने किया था, ऑब्वियसली आपकी लर्निंग बढ़ी, तो उस टाइम आप देख सकते थे अपना लाइक कि आप क्या गलती कर रहे थे जब इजी प्रेप बन रहा था, और वैसे ही अभी आप देख सकते हो कि टॉपर जो है वो गलती क्या कर रहा था। तो अभी जैसे आप जर्नी में काफी आगे हैं, तो आपको क्या लगता है गूगल क्या गलती कर रहे हैं? क्या गलती कर रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन एट दिस स्टेज और आफ्टर लाइक सीइंग ऑल द साइकिल्स इन द मार्केट, हमको ये पता है कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक तो सबसे हम्म। बड़ा लर्निंग तो, गिवन द मार्केट सिचुएशन और जैसे लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो रियलाइज कर रहे हैं कि यार हम काफी बार और एस्टिमेट करके अपनी प्लानिंग कर लेते हैं और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वहां बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। चाहे वो जी। ग्रोथ का पेडल दबाना हो गया, चाहे और हायरिंग हो, बाद में ले ऑफ कर रहे हो, या यूजर का एक्सपीरियंस खराब करना हो गया, जिसमें तुम बाद हम्म। में लाइन भी क्रॉस कर जाते हो कि यार ये करना, ये भी कर लेते हैं क्योंकि हमको तो टारगेट अचीव करने हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर वन ऑफ द बड़ा चैनल जो है कि यार ग्रोथ कैसे करे, वो हर कोई फिगर आउट कर रहा है, हर कंपनी फिगर आउट कर रही है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन गूगल एंड फेसबुक। तो आई विल से कि ग्रोथ चैनल्स जो फिगर आउट कर रहे हो उसमें ऑलवेज इनोवेशन करते ही रहो, और तुम्हारे पास ऑलवेज कुछ ना कुछ होना चाहिए जहां पर तुम गूगल एंड फेसबुक के अलावा तुम यूजर एक्वायर कर पा रहे हो। क्योंकि गूगल एंड फेसबुक वाला लाइक तुम स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन वो तुम कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकते उसके ऊपर। उनको पता रहता है कि यार तुम इतना खर्च कर रहे हो, इतना कमा रहे हो, इतना बच ऐड रहा है, बढ़ा देगा पैसे। उसके बाद वो करता कैग। रहेगा। तो तुमको लाइक ऑलवेज वहां पे इनोवेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दो चीजें अब मेरे को नहीं पता कि हाँ क्या गलत कर रहे हो, वो वाला तो मैं नहीं बता सकता। अभी आपकी फेवरेट बुक्स क्या है? यूजर ताकि कर पाए 3 या 4 अपनी फेवरेट बुक्स आप बताओ। मेरी फेवरेट बुक्स, तो मैं काफी काफी बुक्स पढ़ता हूँ, लाइक मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट किया था, जब बायोग्राफीज पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं स्टार्टेड रीडिंग ए लॉट, और ओवर द टाइम मेरी बुक्स चेंज होती गई हैं फेवरेट की लिस्ट में भी। अगर आज मैं बुक्स बताऊंगा तो आई विल से टॉप जो लिस्ट करूंगा दैट इज नासिर तालेब की बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं उसकी, एंटी फ्रेजाइल, ब्लैक स्वान, और एक फूल्ड बाय रेंडमनेस। तो ये सारी बुक्स ही काफी अच्छी हैं। अमेजिंग है। तो एक अभी मैंने ये पढ़ा, एक अल्केमी बुक है रोरी सुतरलैंड की, वो काफी अच्छी बुक है। एडवर्टाइजमेंट की। यस, वो आई विल से कि वो आई एडवर्टाइजमेंट की नहीं है, लेकिन काफी, थिंक दिस बुक या दिस इज द बुक, यस आई विल हाईली बहुत अच्छी रिकमेंड। है। हाँ। इसके अंदर सबसे बड़ा, अगर मैं समराइज करूंगा तो, कि यार अपना जो एजुकेशन सिस्टम अपने को जिस तरीके से तैयार करता है ना, दैट हम्म। इज, क्या तुम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे, कैसे लॉजिकली सोचोगे, कैसे रेशनल हम्म। चीजें करोगे, लेकिन देर इज बिगर वर्ल्ड जो
इरेशनल है और हम डे टू डे लाइफ वहीं जीते हैं, उसके लिए अपने एजुकेशन सिस्टम ने तैयार नहीं किया है। हम्म। और उसमें कैसे लाइक तुम्हारा थिंकिंग कैसा होना चाहिए और कैसे क्रिएटिविटी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे तुम, तो काफी हेल्पफुल बुक है जो कि तुम्हें डिसीजन मेकिंग में भी काफी इजी रहेगा। इसकी एक में कुछ चीज अच्छी ये लगी थी, इसमें लाइन थी क्या था कि ऑपोजिट ऑफ अ गुड आइडिया कैन ऑल्सो बी अ गुड आइडिया। गुड आइडिया, यस तो यस ये ऐसा नहीं है कि हमारी बाइनरी थिंकिंग है ना, ये ऑन है तो दूसरा ऑफ ही होगा, वैसा नहीं यस। है भाई। वो ऑपोजिट ऑफ काफी गुड आइडिया कैन बी अ गुड आइडिया। तो हाँ। वो है कि अच्छा यार, नहीं नहीं अच्छा ये कुछ और भी है, सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है ये। यस। इसके अलावा मेरे को एक बुक है, द मेटिंग माइंड, में राइटर का नाम भूल गया। ओके। वो भी काफी अच्छी लगी, जो कि, तो मेरे को इवोल्यूशन के ऊपर बुक पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ये इसका थोड़ा सेपियंस वगैरह। डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, तो आई विल रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। लाइक ऐसे एकदम ही लाइक एकदम तो माइंड ओपन हो जाएगा कि वाह ऐसे भी सोच सकते हो। दिस इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू दिस बुक जो अल्केमी है ना, जी। मतलब तुम यू विल, ये खुद भी रिकमेंड करता है इसी बुक के अंदर, द मीटिंग माइंड। हम्म। मैंने इसी से निकाल के वो बुक पढ़ी थी। तो हम्म। जो अपने क्रिएटिविटी होते हैं, हम कैसे लाइक चीजों को जज करते हैं, कैसे लाइक अपना माइंड काम करता है, और कैसे अपनी ये पूरी आर्ट आई है अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आर्ट के अंदर लॉजिक नहीं होता लेकिन फिर भी अपन इतना अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। तो हम्म। वो वाला काफी अच्छा एंगल है। और वो इवोल्यूशन भी अपना ऐसा ही हुआ है, तो वो तुम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हो। कोई ऐसा पीस ऑफ कंटेंट जो आप क्रिएट करना चाहो इंडिया के लिए कि यार ये मेरे को उस कहानी बताना चाह रहा हूँ मैं, पीस ऑफ कंटेंट, ये कहानी मतलब हम बताएंगे। नेकुको एफएम का नहीं, लेकिन मेरा एक मतलब एज अ अलग होल। ड्रीम टाइप का है, गोल टाइप का है कि यार इंडिया कंटेंट फैक्ट्री बन सकता है, कंटेंट का सुपर पावर हाउस बन सकता है। और मेरे को काफी लाइक डॉट कनेक्ट हो कन्विक्शन रहे हैं है। कि इंडिया विल बी द कंट्री जहां से कंटेंट बनेगा, दिस विल बी द पावर हम्म। हाउस फॉर ग्लोबल, और यहाँ से काफी अच्छे कंटेंट निकलेंगे जो ग्लोबली बहुत फेमस होने वाले हैं। और ये प्लेबुक मेरे को धीरे धीरे बनती हुई दिख भी रही है। और लाइक आई विल से कि अभी ग्लोबली अगर कोई अच्छा कर रहा है, वो है कोरिया। कोरिया इज द कंट्री जहां पे अगर तुम जाओगे तो पता चलेगा कि यार जैसे फैक्ट्री में बाकी की चीजें बनती है, वैसे कंटेंट भी उसी स्टाइल में बनता है। वो वेरी इनोवेटिवली लाइक उन्होंने वो प्लेबुक फिगर आउट की है कि इंटरनेट पे कौन सा कंटेंट चलता है। कर उसके सकते। लिए दे क्रिएटेड स्टूडियो जहां पर उनका टेक्स्ट बनता है, फिर उनका कॉमिक्स बनता है, फिर एनिमेज बनता है, फिर सीरियल्स देखते हैं, वो काफी ग्लोबली कंज्यूम होता है। वो काइंड ऑफ सेम प्लेबुक इंडिया के अंदर मेरे को बनती हुई दिख रही है। और मेरा वो ड्रीम भी वही है कि यार नेक्स्ट 10 ईयर में इंडिया को लेट्स मेक द कंटेंट पावर हाउस, जहां से लाइक इतना तगड़ा कंटेंट निकलेगा कि यार ग्लोबली लाइक सुना पीपल विल जाएगा। लुक आफ्टर कि यार हाँ ये कंटेंट यहाँ से आया है। एनी लास्ट एडवाइस फॉर यंगस्टर जो आपकी तरह बनना चाह रहा है, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी स्टोरी है, गांव से आप आए और ये सारी चीजें, इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रीम इंडिया कर रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे जो कहीं मान लीजिए गांव में बैठ के सुन रहे हैं आपको। या मैंने लाइक दो चीजें ऑब्जर्व की है जो लाइक मोस्टली अपने इंडिया के अंदर वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिससे लोग रुक जाते हैं लाइफ में किसी भी एरिया के अंदर आगे बढ़ने में। एक है डिसीजन टेकिंग, लाइक लोग शुरुआत में नहीं सीखते कि यार खुद को डिसीजन लेना, लाइक वो संभव बाद में वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार मेरा लाइक कोई हेल्प कर दो ये डिसीजन लेने में। हाँ। वो जितना जल्दी तुम खुद का कंट्रोल ले लोगे ना कि यार मैं मेरा डिसीजन लूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुमको एक सुपर पावर देता है। और ये तुम्हारे पास जब आती है तभी तुम्हें पता लगता है कि यार ये कितनी बड़ी सुपर पावर है, लाइक तो तुम्हें एकदम फियरलेस बना देता है। और मैं हाईली लाइक, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यार तुम उस ट्रैप में फंसे हुए हो, लाइक और अपना फैमिली स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, तुम स्कूल्स में चले जाते हो, कॉलेज में चले जाते हो, तो वहां पर भी वैसा स्ट्रक्चर है समहाउ। इवन यू हम्म। स्टार्ट डूइंग जॉब, वहां पर भी वो स्ट्रक्चर है। तो कभी वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यार, लेकिन लाइक वो तुम्हारे अंदर है नहीं। और वो इतनी बड़ी सुपर पावर है कि लाइक तुम्हारी, मैं स्टार्टअप शुरू करने की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक लाइफ के एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे तुम नेक्स्ट लेवल काम कर सकते हो बाद में। आ, दूसरा आई विल से जो यंगेस्ट एकदम ही लाइक स्कूल या कॉलेज में है, उसके लिए आई विल से कि इंक्रीज द एक्सपोजर। लाइक मैंने जैसे कॉलेज के बाद में एजुकेशन में चालू की, मेरे को आज लगता है हम्म। क्या लाइक स्टूपिड क्या था ये? हाँ मतलब मेरे हिसाब से इतनी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, लाइक रियल दुनिया बाहर है। हाँ, ये तो आप तो कुछ तो और ही कर रहे थे।
एक्सपोजर लाइक, तो वो भी तुम्हें कॉन्शियसली बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लाइक तुम क्लास के से टॉपर हो तो तुम्हें और ऐसा लगेगा मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ पता है, मैं कब तो को दुनिया को इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर बन गए। सकता हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो काफी डिफरेंट है इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो और वो उसका कोई सीखने का अलग तरीका, लाइक ऐसे कुछ सिस्टमेटिक है नहीं। तुम बुक्स पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, लेकिन रियल एजुकेशन जब तुम एक्चुअली एक्सपीरियंस करोगे बाहर जाके तो ही पता चलेगा, एक्सपोजर लोगे तभी पता चलेगा। घुस तो जाओगे। ये दो चीजें हैं मेरे हिसाब से जो मैं ऐड करूंगा। एक तो खुद के डिसीजंस लाइक, और बहुत ही लाइक आई विल से इट इज, इतनी छोटी बात लगती है, ऐसा लगता है मैं तो लेता हूँ मेरे डे टू डे में, लेकिन नहीं। नहीं लाइक लेते आप। जो डिसीजन आई विल से कि जहां पे तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज होने वाला वो डिसीजन है ना, वो लेके दिखाओ तुम। लाइक वहां पे पता चलता है कि तुम्हारे पास पावर है या नहीं, अदरवाइज तो। अकाउंटेबिलिटी लो अपने काम की। हाँ। मेरे को कब उठना है, कब सोना है, कब नहाना है, खाना है, वो वो तो डिसीजन चलो तो ले ही लोगे। खुद की बात नहीं कर रहा मैं। वहां पे जहाँ पे लाइक मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आता है, वो तुम ले पा रहे हो, और उसका तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पा रहे हो कि यार हाँ कुछ होगा तो मैं हूं, और हो क्या हो गया, लाइक इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। वो दूसरा एक्सपोजर, एक्सपोजर भी लगता है क्या मेरे को तो सब पता है, मैं तो आजकल घूमता भी हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, पता। लेकिन रियल लाइफ कैसे चलती है। अपने पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम काफी प्रोटेक्ट कर लेता, वो दिखाता नहीं है कि रियल लाइफ कैसे चलती है। तो मोटा या मोटा वो किताबी ज्ञान, बुक्स वाली चीजें, इससे तुम्हारा थोड़ा लॉजिकली स्मार्ट बन जाओगे। गुड। लेकिन रियल डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो बहुत अलग है। तो काफी नहीं सब्जेक्टिविटी होती है उसमें, तुम मैथ का फॉर्मूला, साइंस के रूल्स नहीं लगा सकते। नहीं तो लगा सकते, तो वो फिजिक्स का नेक, इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं है, हाँ। ये यस, और वो अननोन ओवर अननोन द में टाइम आएगी। आई विल से कि मतलब इन दोनों का कंबाइंड होके तुम्हारे अंदर एक गट फील लेने का वो जागते पावर आ जाता है, लाइक तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोलने लगता है। और ये है। यस ये है, और तुम उसको ना जब यूज करने लग जाते हो, उसी की सुनने लग जाते हो ना, बहुत बार गलत तो होगा, बहुत जीतते बार हो। सही होगा, लेकिन ओवर द टाइम तुम लाइक उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी। और वो इतनी पावरफुल चीज है ना, इतनी पावरफुल चीज है ना, तुम्हें हम्म। लाइक आंखों के सामने स्कैन हो जाती है चीजें कि यार ये बुलशिट है, ये सही है, लाइक। और लोगों को देखकर लोग लॉजिक में ज्यादा घुसे रहते हैं, लाइक वो इंस्टिंक्ट को कम यूज करते हैं, वो भी एक बड़ी इस चीज है। इसके ऊपर एक बुक भी है, ब्लिंक करके, मैलकॉम ग्लैडवेल ने लिखी है, कि आप कई बार क्या करते हो, एक स्नैप जजमेंट होती है कि मैं कुछ देख रहा हूँ, मैंने कुछ देखा, मुझे पहले पता चल गया कि कुछ गलत था, मतलब लॉजिकली बाद में भी आया नहीं मेरे दिमाग में हाँ, क्यों गलत लॉजिक तो था। बाद में आर्टिकुलेट करता है तुम्हारी फीलिंग को। हाँ। फर्स्ट इज लाइक समथिंग हैपेंड, तो उसमें स्टैच्यू का एग्जांपल देते हैं, कोई बहुत महंगा बिकना था स्टैच्यू, तो उसमें क्या किया कि काफी लोग टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन एक जो मेन था ना, जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसको लगा यार कुछ गलत है, कुछ गलत है, और वो पास हो रहे हैं सारे के सारे टेस्ट। लेकिन इवेंचुअली जो उसकी थी वो स्नैप जजमेंट, वो जैसे आप बोल रहे हो इंट्यूटिवनेस बिल्ड हो जाती है कि दिख जाता है, यस यस तो वो यस, उसके केस में था। बहुत ठीक पावरफुल है। चीज होती है। ओके, थैंक यू सो मच बिशु, पॉडकास्ट में आने के लिए, और कुकू एफएम को बहुत 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 हमारी तरफ से उम्मीद है कि आप इंडिया का नाम और बड़ा करोगे, और फॉरेन की मार्केट जो है वो कैप्चर करोगे, और वहाँ का पैसा जो है वो इंडिया में भी आएगा। यस, माय ड्रीम इज टू मेक इंडिया कंटेंट पावर हाउस। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आई होप इस पॉडकास्ट से हमने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से बिसु बहुत ही हम्बल बिगनिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, और किस तरीके से आज वो 1500 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। आई होप हमें से जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो सारे के सारे इनकी तरह सक्सेसफुल हो। जय हिंद।